ठीक है, सबका ओपन हो गया? हाँ सर। ओके ग्रेट, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो 75 ईयर्स ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया चाइना के रिलेशंस के 75 ईयर्स पूरे हो गए हैं। दैट क्लियरली मीन्स ये बिगिन हुआ था 1950 में। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्रक्स क्या है, देखो इंडिया और चाइना के रिलेशंस इन जनरल भी मैं देखो क्रक्स बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाइना के रिलेशन बहुत ही टेंशन वाले रिलेशन रहे हैं हमेशा से। ठीक है, इन जनरल भी वैसे ही बता देता हूँ, पहले भी पता होना चाहिए, इंडिया भारत का पड़ोसी है, बट एक ऐसा पड़ोसी है जो मतलब पड़ोसी होकर के भी कुछ एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। ठीक है, इट इज बहुत ही डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, चाइना की हिस्ट्री हालांकि हमारे जैसी ही रही है, इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ चाइना। ठीक है, वो भी ब्रिटिश रूल के अंडर में ही रहा था, और हम जैसे इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, चाइना भी हमारे बाद इंडिपेंडेंट हुआ है। 1948 में चाइना इंडिपेंडेंट हुआ है, पॉसिबली 1949 में। तो इंडिपेंडेंट होने के बाद चाइना में डेमोक्रेसी आने की बजाय देयर वाज अ रेवोल्यूशन। ठीक है, वहाँ पे कम्युनिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, एंड देयर इज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इवन टुडे। ठीक है, विच इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, वो वहाँ पे रूल करती है, देयर इज सिंगल पार्टी रूल। ठीक है, कहने को वहाँ मल्टी पार्टीज हैं, कुछ छोटी छोटी पार्टीज भी हैं, बट अल्टीमेटली हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। ठीक है, नेम से एक वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी चाइना की रियलिटी एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और चाइना का क्या है कि अगर इकोनॉमिकली देखें, पॉलिटिकल डिफरेंस तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक तरफ है कम्युनिस्ट रूल विच इज नथिंग बट एन अथॉरिटेरियन रूल। ठीक है, वहां पे किसी की नहीं चलती, कोई राइट्स नहीं है किसी को। ठीक है, नॉट मच ऑफ राइट्स, पीपल को कोई खास फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है। ठीक है, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो जो डिसाइड करती है वही होता है। ठीक है, देर इज अ अथॉरिटेरियन रूल जिसको कहते हैं कि सोशलिज्म का और कम्युनिज्म जो है वहां पे बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, और वो जो रेवोल्यूशन हुआ था, इट द रेवोल्यूशन वाज अंडर माओ। ठीक है, माओ जो थे वो बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे, एक्चुअली ही वाज अ फार्मर फार्मर लीडर। ठीक है, आ, ठीक है, और वहां पे क्या हुआ कि जो फार्मर्स की वहां पे लेगेसी थी, फार्मर्स का रेवोल्यूशन था। ठीक है, वर्कर्स का रेवोल्यूशन था। ठीक है, लेड टू दिस काइंड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और वहां पे रेवोल्यूशन हुआ, देयर वाज अ सिविल वॉर एंड रेवोल्यूशन एज वेल। ठीक है, तो वो बहुत वहाँ की अलग हिस्ट्री है। ठीक है, फिर वहां पे अगर इकोनॉमिकली देखेंगे तो इंडिया में, इंडिया की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी से काफी छोटी है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी हार्डली 2.2 ट्रिलियन के आसपास की है। ठीक है, लेकिन अगर चाइना का आप देखोगे तो इट इज अबाउट अबाउट 10 to 12 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है, इफेक्टिवली अगर वैसे देखेंगे तो 17 ट्रिलियन डॉलर तक भी चली जाती है। ठीक है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू चाइना, तो आप देख रहे हो कि मतलब आ, 2 5 10 यानी 5 to 7 टाइम्स छोटी है इंडिया की इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल इकोनॉमी एज कम्पेयर टू चाइना। ठीक है, फोर्सेस आर्मी की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो चाइना जो है इंडिया से कहीं आगे है, इट इज मच मच अहेड ऑफ इंडिया इन मिलिट्री पावर, इन हर तरह की पावर में। ठीक है, इसके अलावा इफ यू टेक द न्यूक्लियर पावर, तो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। ठीक है, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर बम है और चाइना के पास भी न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बम उनके पास भी है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर देखेंगे चाइना और इंडिया का सबसे बड़ा इशू जो आता है वो आता है बॉर्डर इश्यूज। ठीक है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स वर रिजल्टेंट ऑफ ब्रिटिश रूल एक्चुअली। ठीक है, जब ब्रिटिश रूल था तो चाइना ने जो हमारा एक बीच में बफर जोन हुआ करता था विच वाज कॉल्ड तिब्बत। ठीक है, तिब्बत का जो पठार है वो एक ओवरऑल तिब्बत का एक पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, दैट्स अ रियलिटी। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश रूल आने के बाद हमारा अपना कोई कंट्रोल रहा नहीं इन जनरल भी। ठीक है, एंड ब्रिटिशर्स एक्चुअली हैड एन एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट में वो तिब्बत जो है चाइना को चला गया। ठीक है, और दैट काइंड ऑफ थिंग, तो वहां पे फिर लेकिन ब्रिटिशर्स ने वो भी चाइना को पूरी तरह से दिया नहीं था, लेकिन चाइना ने बाद में क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट क्लेम्ड इट्स इट्स पावर ऑन द तिब्बत, और बोला कि ये तो हमारा है। ठीक है,
एंड दैट हैपेंड। और इंडिया ने तो कभी नहीं इस चीज के लिए कहा, क्योंकि इंडिया की बाउंड्रीज ऑलरेडी ब्रिटिशर्स डिफाइन करके गए थे, ठीक है। तो इंडिया के लिए कभी भी नहीं था। इंडिया के, अगर इफ यू सी द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, तो इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडिया के अंदर बहुत सारे कंट्रीज थे जो आज बहुत सारे अलग कंट्रीज बन गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल म्यांमार वॉज इंडिया, पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। आपका जो अफगानिस्तान है, इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया इन अर्ली एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन बाद में वो सारी चीजें अलग होती गई। इवन इन द एंशिएंट टाइम्स श्रीलंका वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन ये बाद में अलग अलग कंट्रीज बनती गई, वहां की अलग अलग पर्टिकुलर हिस्ट्रीज सर वगैरह। किसी का बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। हाँ, ये अमृता या जो भी हैं सभी लोग अपना म्यूट कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, गुड, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि थोड़ा सा पहले एक बेसिक क्रक्स पता होना चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। तो हमने क्या बात की, तीन बातें की। वी टॉक्ड अबाउट थ्री थिंग्स। फर्स्ट, चाइना की पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है। देन वी कंपेयर्ड इट चाइनाज पॉलिटिकल सिस्टम विद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट रूल चलता है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। लेकिन इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेसी है, ठीक है। और पॉलिटिकल में हमने बात की कि चाइना में कोई राइट्स नहीं है एज सच, बहुत ज़्यादा किसी को भी, ठीक है। और इंडिया में फुल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है इंडिया का, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल, ठीक है। इकोनॉमी की हमने बात की कि इंडिया, चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा, मे बी 4, 5, 6 टाइम्स इंडिया से बड़ी है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो, पावर के मामले में। फिर हमने मिलिट्री पावर की बात की कि चाइना की मिलिट्री भी, इन जनरल मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर पावर के मामले में भी चाइना हमसे कहीं आगे है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि चाइना का जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अलग है। उसके अंदर अगर इकोनॉमी की भी बात करेंगे तो इट इज़ बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरे वर्ल्ड का आज की डेट में चाइना, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में हमने क्या बात किया कि इट इज द जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक इशू जो हमारे इंडिया और चाइना के बीच में चलता है, विच इज अबाउट द पर्टिकुलर द बॉर्डर टेंशंस। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारा बॉर्डर का ही लेकर के है। सिंस 1962 में वॉर हुआ था, उसके बाद से तो हमारे रिलेशन बहुत खराब हो गए, ठीक है। 1962 से पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने, what he did, he tried to create good relations with China by giving a Panchshil agreement, है ना। पंचशील एग्रीमेंट किया था 1950s में, ठीक है। लेकिन वो भी एक्सपायर हो गया इन 1962, बिकॉज वो वॉर के बाद उसको नहीं ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए थे, फिर हमारे रिलेशन 1962 वॉर के बाद खराब हो गए थे। 1962 वॉर के बारे में भी सभी को कुछ ना कुछ पता होना चाहिए कि 1962 वॉर क्यों हुआ था, ठीक है। 1962 वॉर का मेजर रीजन जो था वो था अगेन इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉर्डर्स, वही था बेसिक। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर, आपको यहाँ पे इस पिक्चर में, यहाँ पे जो मैं शेयर कर रहा हूँ इसमें दिखेगा, ठीक है। ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया वाज कंसीडर्ड एज साउथ टिबेट। इसको चाइना जो है साउथ टिबेट बोलता है, ठीक है, कि ये चाइना का पार्ट है ऐसा बोल के, ठीक है। तो इस तरीके से ये इट वाज नेवर कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दैट्स इट लीडिंग टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो 1962 में चाइना जो है पूरा का पूरा इसको कवर कर चुका था, कैप्चर कर चुका था, ठीक है। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर, ठीक है, उसने इसको फिर वो बैक ऑफ कर गया 1962 में ही, ठीक है। इट डिड नॉट ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। हालांकि इंडियन फोर्सेज वर फेसिंग डिफीट वहां पे, क्योंकि इंडियन फोर्सेज वर नॉट वेरी मच इक्विप्ड इन 1962। उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं थे, हमारी फोर्सेज की संख्या भी बहुत कम थी, ठीक है। तो 1962 वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये इस तरह से सिचुएशन हमारे सामने बहुत डिफिकल्ट आ गई थी। और इस 1962 में ये वाला पोर्शन जो है, इट इज कॉल्ड अक्साई चिन, ठीक है। अक्साई चिन जो है वो आज भी चाइना के पास है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जोन जो है ये चाइना ने कैप्चर कर लिया था उसी टाइम पे 1962 में। इसको वापस नहीं किया था, हालांकि कैप्चर अरुणाचल प्रदेश को भी कर लिया था, बट उसको छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि इन चीजों को कैप्चर करके, और अभी भी ये सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, तो अब बॉर्डर की बात करेंगे तो बेसिकली 2 टाइप ऑफ बॉर्डर्स आर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, वो यहाँ से अगर नॉर्दर्न जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, उत्तराखंड तक देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो बॉर्डर बन रहा है, ये पूरा का पूरा बॉर्डर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन में ए नहीं आएगा। ठीक है, मैकमोहन, MC है डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरह से मैकमोहन लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो हमारे पर्टिकुलर इश्यूज हैं जो कंटिन्यूसली चल रहे हैं इफ वी टॉक अबाउट द इंडिया चाइना रिलेशंस। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, इसमें कुछ डेट्स भी लिखी हुई हैं, आप खुद इसको पढ़ेंगे क्या इश्यूज हुए थे। 1962 साइनो इंडियन वॉर, 1967 में नाथुला कन्फ्लिक्ट। नाथुला कहाँ पर है? नाथुला इज बेसिकली इन सिक्किम। ठीक है, ये है नाथुला, यहाँ पे भी एक कन्फ्लिक्ट हो गया था। ठीक है, 1975 में तुलुंगला, ये भी यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट हो गया था, विच इज समवेयर हेयर। ठीक है, ये नंबर भी दे रखे हैं 3 नंबर यहाँ पे, विच इज तुलुंगला। ठीक है, 2017 में डोकलाम का इशू हो गया था, वेरी वेल नोन डोकलाम। डोकलाम बेसिकली भूटान और इंडिया के बीच में, यहाँ ट्राई जंक्शन पे है डोकलाम। ठीक है, तो वहां भी एक इसी तरह का इशू हो गया था कि वहां पे फोर्सेस आ गई थी, एंड चाइना वाज क्लेमिंग कि डोकलाम तो हमारा है। ठीक है, ऑल दीज एरियाज ऑन विच चाइना इज ट्राइंग टू कैप्चर, तो ये सभी एरियाज क्या हैं? दे आर स्ट्रेटेजिक एरियाज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनली 2020 में लद्दाख कन्फ्रंटेशन हो गया था, जो लद्दाख का एरिया है ऊपर में। ठीक है, और यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे जवान मारे गए थे लद्दाख में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अब देखो, इसमें मैंने बेसिक बातें तो ऑलरेडी बता दी हैं, बहुत सारी चीजें मैंने फैक्ट्स इसमें दिए हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, अगर हम मैप को देखेंगे, ये छोटा सा एरिया, दिस जोन पर्टिकुलरली, इस जोन को कहा जाता है शख्सगाम वैली। शख्सगाम वैली। ठीक है, ये पर्टिकुलर वैली बेसिकली पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था, POK का पार्ट था ये, इट इज अ पार्ट ऑफ POK। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन इसको क्या किया, पाकिस्तान ने चाइना को ट्रांसफर कर दिया अंडर एंड सम अग्रीमेंट। ठीक है, चाइना को दे दिया ये छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से देयर इज अनदर डिस्प्यूट इन द बॉर्डर एरियाज व्हिच इज कॉल्ड शख्सगाम वैली एज वेल। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें, कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस मैप में भी इसको उसी तरह से अच्छे से दिखाया गया है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें हैं। ये शख्सगाम वैली एरिया है, अक्साई चिन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मकमोहन लाइन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है आपका, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डैम। एक डैम है यारलुंग सांगपो। ठीक है, बहुत ब्रह्मपुत्र हमारी जो रिवर है उसी का दूसरा नाम यारलुंग सांगपो बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे यारलुंग सांगपो, यानी कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र है कहाँ से आती है, इट इज कमिंग फ्रॉम लाइक दिस। ये आपकी यारलुंग सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र है जो ऐसे बहती है, इट इज गोज लाइक दिस इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का क्या प्रॉब्लम है कि वो सारा आधे से ज्यादा चाइना से बहती है। तो चाइना क्या कर रहा है, व्हाट इज इट डूइंग, इट इज ट्राइंग टू क्रिएट डैम्स अपॉन ब्रह्मपुत्र, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा है, इट इज ट्राइंग टू क्रिएट पावर अपॉन इट। ठीक है, हाइड्रो पावर इसमें डैम्स बना रहा है। ठीक है, लीडिंग टू रिडक्शन इन द वाटर विच इज कमिंग इन टू इंडिया। ठीक है, तो ये भी एक इशू हमारा रहा है, जिससे कि वाटर वेपनाइजेशन हो सकता है, जरूरत पड़ने पे नॉर्थ ईस्ट का पानी रुक सकता है, बिकॉज दिस वाटर गोज फॉर वाटर सप्लाई इन ऑल द एरियाज। ठीक है, सभी को इस फ्रेश वाटर रिवर का पानी मिलता है, ब्रह्मपुत्र का पानी, इट गोज टू ऑल द एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इट इज गोज थ्रू ऑल द एरियाज, जहां जहां बंगाल से लेके हर जगह पे जाता है, कहीं कहीं इसका हर जगह पे जाता है। और फाइनली अनदर थिंग इज, तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनली द इशू इज दलाई लामा। ये एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज तिब्बत पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तिब्बत का जोन है ये। तिब्बत में बेसिकली चाइना ने क्या किया, कैप्चर कर लिया। चाइना हैज क्लेम्ड तिब्बत एंड इट हैज ऑक्युपाइड द तिब्बत। ऑन द अदर हैंड तिब्बत क्या था, इट वाज अ बेसिकली एन इंडिपेंडेंट किंगडम।
ठीक है, इट वाज अ बुद्धिस्ट किंगडम ए काइंड ऑफ। ठीक है, इसमें मंक्स का राज होता था, मंक्स वर यूज टू रूल एंड रेगुलेट, पॉपुलेशन बहुत कम होती थी। ठीक है, इसलिए वहां ज्यादा नहीं होता था कोई चीजें। बट तिब्बत का क्या है कि इट इज अ बेसिकली अ रिसोर्स रिच रीजन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज हैं तिब्बत में, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, ऐसे मिनरल्स हैं जो कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ऐसे भी मिनरल्स हैं। इट हैज अ ग्रेट रिच मिनरल्स लाइक फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, इट हैज वेरियस आयरन, कोल, व्हाटएवर यू कैन थिंक, हर चीज है तिब्बत में, बिकॉज इट इज अ प्लेटो। और प्लेटो में बहुत सारे मिनरल्स इन जनरल भी रहते हैं, बिकॉज इट हैज बीन क्रिएटेड थ्रू इग्नियस रॉक्स, तो बहुत सारे इसके अंदर मिनरल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है ये चाइना ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्टेप लिया, दैट इट इज नॉट अलाउइंग एनी काइंड ऑफ थिंग टू क्लेम अपॉन तिब्बत। तो तिब्बत के जो रूलर थे, या फिर यू कैन कॉल ए रिलीजियस लीडर। ठीक है, हु वाज द रिलीजियस लीडर ऑफ तिब्बत? ही वाज दलाई लामा। ठीक है, तो दलाई लामा इज नॉट अ सिंगल पर्सन, आई एम टेलिंग यू, दलाई लामा इज अ पोस्ट। ठीक है, दलाई लामा आज भी रहेगा, 80 ईयर्स बाद भी रहेगा, 200 ईयर्स बाद भी दलाई लामा रहेगा, बिकॉज इट इज अ रिलीजियस सेरेमोनियल पोस्ट। ठीक है, सेरेमोनियल पोस्ट है, रिलीजियस पोस्ट है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दलाई लामा इज चोजन एवरी टाइम, जब भी पिछले दलाई लामा मर जाते हैं तो या तो कोई सक्सेसर आ जाता है, और दलाई लामा हिमसेल्फ नॉमिनेट समवन टू बी नेक्स्ट दलाई लामा। ठीक है, तो ये चलता है। तो जब चाइना ने तिब्बत को एक्वायर किया, तो दलाई लामा क्या हुए, ऑब्वियसली चाइना डिड नॉट वांट एनी काइंड ऑफ रिलीजियस लीडर टू बी देयर। एक बात और मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि चाइना जो है इट इज अ नॉन रिलीजियस कंट्री। ठीक है, इट इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं चलता, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एट ऑल। ठीक है, ये बिल्कुल ही एथिस्ट गवर्नमेंट है। ठीक है, एंड इट सप्रेसेस ऑल रिलीजन ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज कम्युनिज्म की जो फिलोसफी है उसके अंदर रिलीजन को ज्यादा स्पेस नहीं दिया गया है। इट ऑलवेज कंसीडर्स कम्युनिज्म एज अ मतलब प्रॉब्लम फॉर द कम्युनिस्ट नेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माओ ने कहा था, माओ का स्टेटमेंट है दैट, या आई थिंक मार्क्स का स्टेटमेंट है, या कार्ल मार्क्स ने बोला था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। ठीक है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। ठीक है, कि जनता जो है वो धर्म के नाम पे चलती है। ठीक है, वो उसके नशे में डूबी रहती है। तो ये रेवोल्यूशन जब हुआ, द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, और मार्क्स का मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, लेनिनिज्म, ठीक है, ये बहुत सारी फिलोसफीज हैं मार्क्सिज्म में। ठीक है, माओइज्म उसकी भी एक वैरायटी है। ठीक है, ये सब कम्युनिस्ट या लेफ्ट में आते हैं। ठीक है, देखो, इसमें भी स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, थ्री काइंड ऑफ पीपल आर देयर इन द पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, जो लोग पॉलिटिकल साइंस के होंगे वो समझ जाएंगे, अदरवाइज बाकी सबके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देयर इज अ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसमें तीन पार्ट्स हैं मेजरली। ठीक है, एक होते हैं सेंट्रिस्ट। ठीक है, एक होते हैं राइटिस्ट। ठीक है, और एक होते हैं लेफ्टिस्ट। ठीक है, ये आपका बेसिकली यू कैन कॉल इट पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, इसमें गवर्नेंस की बात करते हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पे। ठीक है, तो ये तीन लेवल पे जाती है। लेफ्टिस्ट वाले अलग होते हैं, सेंट्रिस्ट अलग होते हैं, और राइटिस्ट अलग होते हैं। ठीक है, आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दे देता हूं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। राइटिस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल बीजेपी। बीजेपी इज अ राइटिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, राइटिस्ट गवर्नमेंट है बीजेपी। सेंट्रिस्ट की बात करेंगे तो कांग्रेस। कांग्रेस इज अ सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, कांग्रेस पार्टी इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी। लेफ्टिस्ट की बात करेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में भी है, अगर आप देखोगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके तीन स्पेक्ट्रम होते हैं, इनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज बिल्कुल अलग होती हैं तीनों की। ठीक है, हालांकि इंडिया में ऑल ऑफ द थ्री adhere टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है कि इंडिया में तीनों ही पार्टीज को ये मानना पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। दे हैव टू फॉलो द वेलफेयर स्टेट मॉडल। ठीक है, वेलफेयर स्टेट ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग पार्टीज के अगर आपकी एजेंडा देखेंगे तो बहुत डिफरेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी इज बेसिकली इन फेवर ऑफ लेबर, लेबर को फेवर करती है बहुत ज्यादा। ठीक है, सिमिलरली इट फेवर्स द
यू कैन से फार्मर्स बहुत ज्यादा फेवर करती है, ठीक है। कांग्रेस का क्या है कि इट टेक्स अ मिडिल ग्राउंड, ये थोड़ा बहुत उनको फेवर करेगी, थोड़ा बहुत किसी और को फेवर करेगी। बीजेपी का फोकस क्या है, कैपिटलिस्ट, राइट विंग जितने भी होते हैं, राइटिस्ट जो होते हैं, उनका कैपिटलिस्ट के साथ बहुत ज्यादा नाता होता है, बिकॉज दे हैव टू फेवर द इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट ये जो बहुत ज्यादा उनको फेवर करते हैं, कैपिटल को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, ठीक है। दे आर प्रो ग्रोथ, उनको ग्रोथ ज्यादा चाहिए, उनको इंडस्ट्रियलिस्ट को ग्रो करवाना है, दैट इज देयर पॉलिसी इन द बीजेपी। कांग्रेस क्या करेगी, एक मिडिल ग्राउंड लेगी। कम्युनिस्ट क्या करेगी, लेबर को ज्यादा फेवर करेगी, कैपिटलिस्ट को फेवर नहीं करेगी ऑन द अदर हैंड, ठीक है। तो दैट इज द ऑपोजिट, जब बीजेपी भी यही करती है। फार्मर प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा किसमें हुए, बीजेपी के फॉर्म में हुए, है ना। आपने देखा होगा वो जो पूरा का पूरा पंजाब हरियाणा दिल्ली को घेर लिया था, याद आ रहा है वो पॉइंट, जब बहुत ज्यादा इतना प्रोटेस्ट हो गया था, कितने सारे फार्मर्स आ गए थे दिल्ली में, ठीक है। तो वो सारी चीज, सारे फार्म प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। ऑल दिस इज बेसिकली अबाउट दी देयर पॉलिसीज, ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा ब्रीफ आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान से देखेंगे। नाउ तो दलाई लामा के केस में भी इंडिया में क्या किया, दलाई लामा इंडिया में आ गए, ही रैन अवे एंड केम बैक टू इंडिया। उन्होंने कहा कि हम इंडिया में जाके शरण लेंगे, तो इंडिया ने दलाई लामा को शरण दी, विच चाइना डज नॉट लाइक, ठीक है। चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है कि दलाई लामा इंडिया में रहते हैं, ठीक है। दलाई लामा इंडिया में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दलाई लामा। और इवन चाइना हमेशा ऑब्जेक्ट करता है अगर दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश चले जाते हैं घूमने भी, तो उनको पसंद नहीं आता। यस मुसर्रत, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट नहीं पे। सर, कुछ कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ इंडिया चाइना रिलेशंस, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में देखो, इस मैप में भी आपको दिख रहा होगा, इट जस्ट नथिंग बट अ जीडीपी, जीडीपी का ग्रोथ दिख रहा है कि कैसे रेड कलर में चाइना की जीडीपी ग्रो कर रही है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ब्लू कलर में इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है। तो दिख रहा है कि ग्रोथ के लेवल पे भी इंडिया जो है चाइना से काफी पीछे रहा है, इंडिया की ग्रोथ काफी स्लो रही है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड चाइना की ग्रोथ को देखो कितना एक्सपोनेंशियल रहा है आफ्टर 2000, बहुत तेजी से चाइना की जीडीपी ग्रो करी है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड है इन 2029 इट विल रीच 24 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। और इन 2020 इट वाज 14.9 ट्रिलियन डॉलर, जबकि इंडिया की इकोनॉमी ओनली 2.7 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। तो बहुत ही कम इकोनॉमी है और ग्रोथ भी हमारी काफी कम है एज कम्पेयर टू चाइना। लेकिन बायलेटरल ट्रेड के मामले में देखेंगे, वी आर 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड हमारे बीच में हो रहा है, ठीक है। हैविली स्क्यूड इन चाइनाज फेवर, इसका मतलब क्या कि इंडिया का क्या है यहाँ पे, बेसिकली डेफिसिट बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे इंपोर्ट्स आर मच मच मोर देन एक्सपोर्ट्स टू चाइना, ठीक है। तो ये एक हमारी एक सिचुएशन है जिसके अंदर हमें एक फेस करना पड़ता है। जब आप इकोनॉमी का मॉडल पढ़ोगे आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी, अभी आप बेसिक समझ के चलो, ठीक है। देन उसके बाद आता है बहुत सारी चीजें, कौन कौन सी चीज हम इंपोर्ट करते हैं, कि इन चाइना से हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल एटसेट्रा सब कुछ आता है, और हम सोच रहे हैं कि हम और जगह से भी चीजें लें, तो ये नहीं कि सिर्फ चाइना का ही डोमिनेंस रहे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल लेवल पे, वी वेरी वेल नो कि हमारे पॉलिटिकल रिलेशन चाइना के साथ उतने अच्छे नहीं है, लेकिन हमने कुछ काफी प्रोग्रेस भी की है इफ यू सी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी प्रोग्रेस में जो ये एग्रीमेंट्स हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्रीमेंट जो पुराना एग्रीमेंट था 1954 से 1962, साइनो एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट बोलते थे, ठीक है। इसमें 5 रूल्स होते थे, ठीक है। इट मेजरली हैविंग 5 रूल्स, ठीक है, 5 रूल्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। इस 5 रूल्स में आपको मेन मेन रिलेशनशिप मिल जाएंगे। नो इंटरफेरेंस, कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। नो नो डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट इस तरह का नहीं किया जाएगा, जो भी किया जाएगा एक रूल बेस्ड तरीके से किया जाएगा, ठीक है। बायलेटरल लेवल पे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। कोई भी किसी तरह का टेरिटोरियल, ठीक है, टेरिटोरियल जो हमारी जितनी भी टेरिटरी है, तो उसको कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, टेरिटोरियल रिस्पेक्ट किया जाएगा, टेरिटोरियल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इस तरह के और भी एक दो रूल्स जो हमारे फ्रेंडशिप से रिलेटेड और इस तरह के रिलेटेड हमारे रहेंगे। तो इसमें और हमारा पीसफुल रिलेशन, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पीसफुल को एग्जिस्टेंस।
तो ये हमारे बेसिक कुछ रूल्स होते थे जो पंचशील एग्रीमेंट में थे, लेकिन 1962 के वॉर के बाद ये खत्म हो गए थे, एक्सपायर कर गया था। फिर उसके बाद हमारे 1993 में सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, कि भाई हमें शांति चाहिए, तो दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई शांत रहेंगे। 1996 में हमने किया मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, क्योंकि क्या होता था, शांति होने के बाद भी देयर वाज लाइक सम मिलिट्री इंकर्शंस, कि एक इधर की मिलिट्री इधर आ गई, इधर की मिलिट्री उधर चली गई, बॉर्डर क्लियर नहीं है, तो दैट लेड टू दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट कि 1996 में हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एग्रीमेंट किया। एंड फाइनली इन 2013 देयर वाज बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट एज वेल, बॉर्डर के डिफेंस में कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो बॉर्डर चेक पोस्ट वगैरह भी बनाए गए, एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स डन ऑन द बॉर्डर लेवल, ठीक है, कुछ कमिटीज भी बनाई गई। एंड फाइनली 2024 में, विच इज द लेटेस्ट, पिछले साल बॉर्डर डिसएंगेजमेंट पेट्रोलिंग एग्रीमेंट किया गया, ठीक है। ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो था ये इसलिए किया गया बिकॉज देयर वाज अ इशू इन आपका लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख के अंदर क्या था कि आपका बेसिकली वहां पे बहुत ज्यादा मिलिट्री का जमावड़ा हो गया था, बहुत ज्यादा वहां पे बंकर्स बना लिए गए थे। तो फाइनली उसको ये समझा गया, और आपको पता है 2020 का जो इशू इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, लद्दाख में ही हुआ था, तो वो उसके बाद से बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गए थे, तो उसको डिफ्यूज करने के लिए 2024 में एक पर्टिकुलर बॉर्डर डिसएंगेजमेंट पेट्रोलिंग एग्रीमेंट किया गया, कि हर कोई बॉर्डर से अलग हटेगा, थोड़ा दूर जाएगा, और पेट्रोलिंग भी बता करके होगी कि हम पेट्रोल करने जा रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, ताकि दोनों में कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, ठीक है। दोनों कंट्रीज बहुत पावरफुल कंट्रीज है, लेकिन मिसकम्युनिकेशन हो जाता है तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट, ठीक है। तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए देयर वाज दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट जो किए गए थे, ठीक है। तो ये वाली चीज है। उसके अलावा इंडिया जो है ऑलरेडी बहुत सारे फोरम्स का मेंबर है, जिसमें चाइना भी मेंबर है, फॉर एग्जांपल एससीओ विच इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स जो है इट इज अ 5 कंट्री ग्रुप, जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, साउथ अफ्रीका, एंड ठीक है, ब्राजील, ठीक है, ये सारे कंट्रीज हैं इसमें ब्रिक्स में। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वाड, जिसमें चाइना नहीं है, ठीक है। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया भी है क्वाड में, ठीक है, विच इज अ क्वाड का मतलब ही होता है 4 कंट्रीज। तो 4 कंट्रीज का एक मेंबर है, बेसिकली इट इज कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ ग्रुप विच इज अगेंस्ट चाइना, ऐसा समझा जाता है, बिकॉज इसमें यूएस है और उसको पसंद नहीं है चाइना। तो चाइना और यूएस की तो ऑलरेडी तनातनी चली रही है, यू वेरी वेल नो, ठीक है, अभी तो ट्रेड वॉर भी चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया को भी बैलेंस करना था कि हाँ यार, कुछ टाइम पे कुछ जगह पे हम चाइना के साथ हैं, चाइना के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड वी आर बैलेंसिंग इट आउट विद बीइंग इनटू सम अदर ग्रुप्स विच आर नॉट प्रो चाइना एज सच, ठीक है। तो वो चीजें हैं। हालांकि ऐसा दिखने में लगता है क्वाड का कोई भी डिक्लेयर्ड गोल नहीं है चाइना को लेके, ठीक है। तो ये नहीं समझ लेना कि क्वाड जो है एंटी चाइना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, चाइना को पसंद नहीं है ये सब चीजें, दैट्स इट, और कुछ नहीं है कि ये लोग कंट्री एक साथ बैठ करके और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ थिंग, वो चाइना की अपनी पॉलिसीज है, ठीक है, जो उसको बिल्कुल भी उस तरह से पसंद नहीं है। और इंडिया और चाइना का ओवरऑल रिलेशनशिप कैसा हो जाता है, कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो इस बार द हिंदू में यूज हुआ था, कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, देखो, चाइना और इंडिया बोथ आर इमर्जिंग पावर्स, ठीक है। चाइना, इंडिया की इकोनॉमी बहुत कम है, बट स्टिल इंडिया इज ग्रोइंग अ लॉट, ठीक है, इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, ठीक है। इंडिया इज स्टिल कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन चाइना, अब क्या है कि चाइना थोड़ा स्लो डाउन की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी चाइना को कोई हर्ट होता है तो इंडिया को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि बोथ आर बिग मार्केट्स। अगर आप देखोगे चाइना की पॉपुलेशन कितनी है, अगेन 1.4 बिलियन, ठीक है, और इंडिया की पॉपुलेशन 1.41 बिलियन। तो बेसिकली हम दोनों के पास बहुत बड़ा मार्केट है ना। दोनों कंट्रीज बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड है, हाईली कंज्यूमर ओरिएंटेड है, और बहुत सारी इकोनॉमी का पार्ट जो है वो कंजम्पशन बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें हर कोई दूसरे कंट्रीज वो ये देखते हैं कि यार चाइना में कुछ नहीं कर पा रहे, चलो इंडिया चलते हैं, चाइना में कुछ प्रॉब्लम आ रही, चलो इंडिया चलते हैं, बिकॉज उनको एक अच्छा मार्केट इंडिया में मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों के कंपटीशन में चलता है कि हाँ, चाइना अपनी पॉलिसीज बहुत अच्छी बनाएगा, सो दैट चाइना इज एबल टू मैच अप। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर चाइना से कुछ गलती हो जाती है तो इंडिया को फायदा मिल जाता है कि हाँ चलो, इंडिया कैन बूस्ट इट अप, कि अपनी खुद की पॉलिसीज को बेटर करेगा। उसके अलावा अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया चाइना के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस, ठीक है। स्ट्रैटेजिक लेवल पे, जियो पॉलिटिकल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, ठीक है, कि इंडिया और चाइना किस तरीके से हाउ दे आर फेसिंग ईच अदर, ठीक है। तो चाइना की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी,
ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है कि मोतियों की माला, ठीक है। तो उसमें क्या करता है कि चाइना इज ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया, ठीक है, इज ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया एंड टू रिड्यूस द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया को कुछ भी करने से रोकेगा, कहीं ना कहीं इस तरीके से इंश्योर करेगा कि चाइना कहेगा कि जो भी पर्टिकुलर चीजें हैं, जो ट्रेड के मामले में, जियोपॉलिटिकल मामले में, व्हाटएवर डिफेंस मामले में जो चीजें हो रही हैं, उस पे चाइना नजर रखता है इंडिया के ऊपर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो स्ट्रेटजी को इस पर्टिकुलर डायग्राम में भी दिख रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जो पूरा चाइना का इनिशिएटिव है, जिसके अंदर वो ट्राई टू इट इज ट्राइंग टू कवर अप होल ऑफ द एशिया एंड अफ्रीका एज वेल एंड कनेक्टिंग टू यूरोप, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। नथिंग बट रोड का मतलब है सिल्क रोड, ठीक है। एक पहले के जमाने में सिल्क रूट हुआ करता था, ठीक है। और और मैरीटाइम रूट भी हुआ करता था, मैरीटाइम रूट विच वाज अ बेसिकली अ ट्रेड रूट, ठीक है। ये दोनों चीजें इसके अंदर, ये मैरीटाइम बेल्ट के बारे में बोल रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, ट्रेड बेल्ट होती थी बेसिकली, ठीक है। ये होती थी आपकी चाइना से निकलती थी, इस पूरे जोन से होते हुए इट वाज क्रॉसिंग लाइक दैट। एक पार्ट इंडिया के अंदर भी आ जाता था, ठीक है। और इस तरह से चलती थी सारी चीजें, और यहाँ से भी कुछ निकल जाता था काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग आइलैंड से कनेक्ट होता हुआ काइंड ऑफ पूरा कनेक्टिविटी दिखेगी, विच इज नथिंग बट योर मैरीटाइम रूट, जो कि ओशन से होकर जा रहा है, ठीक है। एक ओशन रूट होता था, ट्रेड रूट होता था। ये मैरीटाइम लेवल का होता था, ये लैंड रूट होता था, रोड लेवल का होता था, सिल्क रोड जिसको बोलते थे, सिल्क रोड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक पूरा का पूरा सिल्क रूट होता था, जिसको काफी ट्रेड के लिए बहुत बेनिफिशियल माना जाता था। इट वॉज वेरी वेरी ओल्ड रूट, ठीक है। जब दुनिया में कुछ नहीं होता था तो यही सब चलता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन दी यू कैन कंसिडर एज अ काइंड ऑफ ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नॉट जस्ट कनिष्का, ठीक है, बट ऑल्सो इन द मेडिवल टाइम्स, ठीक है। ये सिल्क रूट काफी एक्टिव था तब तक भी, ठीक है। आफ्टर दैट जब बाद में डेवलपमेंट हो गया तो फिर वो डीएक्टिवेट हो गया था, क्योंकि वहां पे ज्यादा ट्रेड होता नहीं था, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी वहां पे, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है, अलग अलग जगह पे चाइना ने क्या किया है, इंडिया को कवर करने की कोशिश की है, इस पूरे रीजन को कवर करने की कोशिश की है अलग अलग जगह पे। फॉर एग्जाम्पल आपका पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, इसको चाइना क्या कर रहा है, फंड कर रहा है बनाने के लिए, और यहाँ पे अपना बंदा बिठा दिया, यहाँ पे अपने कोई जहाज लगा दिए काइंड ऑफ थिंग, टू मेंटेन और एक नजर रखेगा इस पूरे जोन पे, ठीक है। श्रीलंका का हम्बन टोटा ये एक पोर्ट है, तो यहाँ पे भी अपना बंदा बिठा दिया, यहाँ पे एक शिप खड़ा कर दिया, तो पूरे जोन पे उसकी नजर रहेगी पूरे के, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा है, यहाँ पे इंडोनेशिया का है, तो वहां पे भी एक रख दिया, वहां पे इसने खड़ा कर दिया। बांग्लादेश में कर दिया एक चेंग गोंग पोर्ट में, यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे भी पूरी नजर पूरे बे ऑफ बंगाल पे नजर रहेगी कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया के शिप्स क्या कर रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है चाइना का पूरी पूरी स्ट्रेटेजी थी, जिसको लेकर के इंडिया को बहुत प्रॉब्लम होने लगी, तो इंडिया ने काउंटर किया इसको। इंडिया ने काउंटर किया थी स्ट्रेटेजी ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड्स, नेकलेस ऑफ डायमंड्स, कि हमने तू मतलब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हमको पहना रहा है, तो हम तेरे को डायमंड का नेकलेस पहनाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है, बिल्कुल ही काउंटर स्ट्रेटजी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, ठीक है। इंडिया का स्ट्रेटेजिक मूव है ये बहुत ज्यादा बड़ा। तो ये वाले हमने किया, तो इसके अंदर हमने भी बहुत सारे पॉइंट्स बनाए, जो हम आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। हमने मंगोलिया से अपना रिलेशनशिप अच्छा किया, हमने जापान से अच्छा रिलेशन किया, हमने वियतनाम से अच्छे, हमने वियतनाम को डिफेंस सप्लाई भी किया है, ठीक है। हमारी डिफेंस सप्लाई भी वियतनाम को हो रही है, हमारी ट्रेड बहुत अच्छा है वियतनाम से हो रहा है, ठीक है। जापान से हम हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, ठीक है। एंड यू शुड नो कि जापान और चाइना आर नॉट गुड फ्रेंड्स, दे आर एक्चुअली नॉट गुड इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो इंडिया और जापान की फ्रेंडशिप होती है तो इंडिया को फायदा होता है, अंडरस्टूड है, क्योंकि क्योंकि दोनों ही एंटी चाइना हो गए या अपोजिट टू चाइना हो गए, ठीक है। फिर अगर यहाँ देखेंगे इंडिया में, इंडिया ने क्या किया, सिंगापुर के चांगी ने वहां पे अपना रिलेशनशिप किया, सबांग ऑफ इंडोनेशिया में किया, अजम्पशन आइलैंड सेशल्स में है, ठीक है, विच इज एन अफ्रीकन आइलैंड, तो वहां पे अजम्पशन आइलैंड में भी अपना एक बेस बना लिया, ठीक है। डुकुम पोर्ट विच इज ओमान में है, विच इज पार्ट ऑफ गल्फ, ठीक है, वहां पे भी हमने एक अपना स्टेशन बना लिया। और चाबहार पोर्ट जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है, ईरान का चाबहार पोर्ट विच इज जस्ट
क्लोज टू दी ग्वादर पोर्ट, जो यहाँ पे पाकिस्तान का ग्वादर है, इधर चाबहार है, तो दोनों बहुत पास पास हैं। तो मतलब कहने का कि हमने एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया टू काउंटर चाइना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चाइनीज पॉलिसीज, और उसके काउंटर में इंडियन पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीजें जो है कहीं ना कहीं इंडिया की रिलेशनशिप को बैलेंस करती हैं। चाइना इज अनेबल टू डोमिनेट इंडिया, ठीक है, ड्यू टू दीज पॉलिसीज ओनली। उसको लगता है कि अच्छा मैं तो बहुत बड़ा हूं। देखो, अगर साइज की भी बात करेंगे, इफ यू सी, चाइना साइज इज एक्चुअली 3 टाइम्स ऑफ इंडिया। चाइना इतना बड़ा है कि इंडिया, 3 इंडिया आ जाएंगे चाइना में, ठीक है, इतना बड़ा चाइना है। लेकिन फिर भी ड्यू टू ऑल द काइंड ऑफ थिंग कि वो हमसे बहुत बड़ा है, हर चीज में आगे है, बट स्टिल हम भी कम नहीं है। ठीक है, तो हमने इनको सामने पॉलिसी क्या पेश किया कि भाई तू अपनी जगह होगा, लेकिन हम भी कम नहीं है। ठीक है, सो वी आर ऑल्सो डूइंग ऑल आवर वर्क। हम भी अपना बहुत सारा डिफेंस एक्विजिशन कर रहे हैं, हम भी पावर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ट्रेड में भी हम बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली अब देखो, वॉर तो किसी को नहीं चाहिए होता, नोबडी वांट्स वॉर। ठीक है, किसी को कॉन्फ्लिक्ट अच्छा नहीं लगता। इंडिया इटसेल्फ इज अ वेरी पीसफुल कंट्री। ठीक है, डेमोक्रेसी होने की वजह से वी नीड वेरी मच पीस। ठीक है, हमारे पास उस तरह का जो क्या कहते हैं, चाइनीज डंडा नहीं है कि जनता पे डंडा चला दिया और कुछ भी इंप्लीमेंट कर दिया। हमारे यहाँ चीजें बिल्कुल अलग चलती हैं, लोगों से बातचीत करके चलती हैं। डेमोक्रेसी में हर चीज कंसल्टेशन डायलॉग से होता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह की चीजों के वजह से हमें अपना एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनाना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी 2025 में लेक्स फ्रीडमैन का पॉडकास्ट किया था, जिसके अंदर हमने इंडिया चाइना की कनेक्टिविटी कैसे पहले के जमाने में होती थी, इंडिया चाइना भाई भाई माने जाते थे, एंड वी वर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स इन द एंशिएंट टाइम्स। क्योंकि इंडिया, मैं बताता हूँ आपको, सिविलाइजेशनल लेवल पे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया चाइना की हिस्ट्री के बारे में। सिविलाइजेशनल लेवल पे इंडिया एंड चाइना वर बोथ अ ग्रेट सिविलाइजेशन एक्चुअली। ठीक है, जब इंडिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रो हो रहा था, तो उसी समय पे चाइना में भी चाइनीज सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है। ठीक है, 5000 ईयर्स अगो बोथ ऑफ द सिविलाइजेशन वर साइमल्टेनियसली ग्रोइंग। ठीक है, तो इंडिया ऐसा नहीं है कि बहुत ही यूनिक है कि इंडिया के पास बहुत कुछ है। चाइना भी उसी समय पे बहुत सारी चीजें वहां ग्रो हो रही थी। ठीक है, तो वी कैन नॉट रिजेक्ट चाइना कि यार तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है और हमारे हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना कि दोनों की पावर्स क्या है। ठीक है, सेकंड थिंग, हमारा टैगोर का सेंटेनरी सेमिनार, ये भी हमने अभी रिसेंट में कंडक्ट किया था। ठीक है, और देखो टैगोर की मैं आपको बताता हूँ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एंड ही वॉज अ ग्रेट इंटरनेशनलिस्ट। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, आपको पता भी होना चाहिए। ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, व्हाट वाज हिज आइडियाज अबाउट एजुकेशन। ठीक है, उनका आइडिया क्या था वर्ल्ड पीस को लेकर के, इंटरनेशनलिज्म को लेकर के, ठीक है, नेशनलिज्म को लेकर के उनके व्यूज क्या थे, ये आपको धीरे धीरे पता लगेगा। जैसे जैसे आप पढ़ते चलोगे, आपकी नॉलेज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। बट आप देखो टैगोर क्या थे, टैगोर वॉज अ ग्रेट वोटरी, ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ इंडिया चाइना फ्रेंडशिप। ठीक है, वो चाइना गए थे, एंड ही वॉज वेरी मच अप्रिशिएटिव ऑफ चाइनाज अचीवमेंट्स उस जमाने में। ठीक है, ही वेंट टू चाइना इन 1940s। ठीक है, जिस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और चाइना के ऊपर बहुत सारे अत्याचार भी हुए इन 1930s। ठीक है, जब आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब जापान वॉज वेरी मच इन टू काइंड ऑफ डिक्टेटोरियल मोड, ठीक है, इंपीरियल मोड, इंपीरियल जापान बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो उस समय पे जापान ने सबसे पहले चाइना पे कब्जा किया, एंड इट वर्क, इट रियली डिड जेनोसाइड इन चाइना। चाइना में बहुत लोगों को मारा काटा गया ड्यू बाय जापान, जिससे कि दोनों के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब भी हुए इन द फ्यूचर। ठीक है, लेकिन उस चीज को रविंद्रनाथ टैगोर ने अपोज किया कि यार जापान को ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड चाइना इटसेल्फ हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, उसको खत्म नहीं करना चाहिए इस तरह से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह की चीजें भी थी, तो इसलिए इन चीजों को टैगोर को हमेशा याद किया जाता है इन केस ऑफ चाइना इंडिया रिलेशनशिप। छोटी छोटी चीजें, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो हम जाते हैं, हमारे इंडिया के हिंदू जो पिलग्रिम्स हैं वो कैलाश मानसरोवर जाते हैं, विच इज नथिंग बट इन तिब्बत। कैलाश मानसरोवर कहाँ है, तिब्बत में है। तो वहां पे भी जाने की परमिशन रिसेंट में 2015 में दी गई थी। उसके अलावा एक सिस्टर सिटीज कंसेप्ट आया है, जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप बने। ठीक है, दिल्ली बीजिंग, अहमदाबाद ग्वांगजू, बेंगलुरु चेंगडू, कोलकाता कुनमिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं एक सिस्टर सिटीज का हमने लेके आए थे। डॉक्टर कोटनिस, ये एक बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं। अगर आपको कभी भी इंडिया चाइना के बारे में पॉजिटिव लिखना हो, तो डॉक्टर कोटनिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। ठीक है, एंड ही वॉज अ पर्सन, जब चाइना बहुत ज्यादा पेन में था,
ठीक है, जब चाइना में बहुत ज्यादा मारकाट हो रही थी और उसको कोई, इवन ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था, जापानीज ने मना कर दिया था कि वहां पे कोई भी डॉक्टर नहीं जाएगा, तो मरते हुए लोगों को बचाने के लिए इंडिया से डॉक्टर कोटनिस गए। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट, ही वॉज अ ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, वो गए और वहां पे लोगों का इलाज किया। तो आज भी अगर आप डॉक्टर कोटनिस के बारे में बात करोगे चाइना में जाकर के, ठीक है, तो वो लोग पहचानते हैं उनको, दे रिमेम्बर हिज कि ये पर्सन था एंड ही केम फ्रॉम इंडिया एंड ही हेल्प चाइना। ठीक है, चाइनीज पीपल। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीजें जो बड़ी यूनिक हैं और आपको पता भी होनी चाहिए इंडिया चाइना रिलेशंस में। ठीक है, तो ये चीजें फाइनली इन द एंड, अभी हमारा जो फाइनल हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने बोला कि फ्यूचर ऑफ इंडिया चाइना लाइज ऑन द बेस ऑफ थ्री म्यूचुअल्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो हमें तीनों पे एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, समझना चाहिए, एक दूसरे की सेंसिटिविटी रखनी चाहिए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, थोड़ा मैं फर्स्ट आर्टिकल को डिस्क्रिप्टिव लेके चलता हूँ, बाकी आर्टिकल छोटे छोटे हैं, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, बहुत ही बेसिक सा आर्टिकल है। अभी रिसेंट में ग्लोबल पैंडेमिक अकॉर्ड जो कि WHO के द्वारा अप्रूव किया गया है, ड्राफ्ट ग्लोबल पैंडेमिक अकॉर्ड। देखो इसका मैं बेसिक क्रक्स बता देता हूँ, डिटेल आप पढ़ लेना, ज्यादा कुछ किसमें खास है नहीं। ठीक है, देखो ड्यूरिंग द पैंडेमिक बहुत दिक्कत हुई थी, सबको पता है। ठीक है, 2020 में जो पैंडेमिक आया कोविड-19 का, दैट लेड टू ह्यूज प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स भी किस लेवल की हुई कि किसी ने दवाई बना ली, दूसरे को दी नहीं। ठीक है, अमेरिका उस समय दवाई बना चुका था बट इट डिड नॉट प्रोवाइड वैक्सीन टू इंडिया। ठीक है, इंडिया वांटेड टू मेक इट्स ओन वैक्सीन, लेकिन इंडिया के पास वो पर्टिकुलर चीजों का ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग नहीं था, क्योंकि कोविड-19 स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, वी वेरी वेल नो, चाइना के एक फिश मार्केट से, एक एनिमल मार्केट से ही ये फैला था। ठीक है, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट एनिमल मार्केट एंड देन ऑन दैट पर्टिकुलर वायरस देयर वाज सम एक्सपेरिमेंट बीइंग डन इन चाइनीज लैब्स। ठीक है, वो हो रहा था और उसकी वजह से कुछ कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ वहां पे एंड इट लेड टू स्प्रेड ऑफ दैट वायरस। ठीक है, तो इस चीज के बारे में देयर वाज लॉट ऑफ सीक्रेसी और पैंडेमिक इस तरह से फैल गया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। ठीक है, इवन मिलियंस डाइड एक्चुअली अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए पहली बार WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया कि यार सभी लोग पहले पहले एक ग्लोबल पैंडेमिक के मामले में एक अकॉर्ड साइन करो, सभी लोग एग्रीमेंट करो कि यार सब लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एवरी वन विल कोऑपरेट विद ईच अदर। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द पैंडेमिक अकॉर्ड इज ऑल अबाउट, कि सभी लोग रिसर्च भी शेयर करेंगे, सभी लोग पॉइंट को ओपन करेंगे, अगर पैंडेमिक आता है तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे एंड दे विल प्रोवाइड वैक्सीन इन अ प्रो बोनो मैनर, हेल्प करेंगे सबकी जितनी भी हो सके। ठीक है, बिकॉज इट इज अबाउट ग्लोबल हेल्थ, इट इज अबाउट ग्लोबल पीपल, इट इज अबाउट ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं, सभी लोग नोट करते रहेंगे। ठीक है, वृंदावन, समरीन, ठीक है, जैस्पर, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ वो नहीं है, इस आपके उसमें मिलेंगी आपको, दीपेन, श्रुति, श्रुति, अनीता एक्सेट्रा, सभी लोग, दिलशाद, ठीक है, सादिका, हर्षदा, सभी को मैं बोल रहा हूँ, तो सभी लोग नोट करते रहेंगे, उज्ज्वालिका एंड ऑल, सभी को आप लोग सब लोग नोट करते रहेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है, देखो अब इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं इस पर्टिकुलर में, आप इसको खुद से पढ़ेंगे, ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, मेन इसके पॉइंट्स यही है, इक्विटेबल एक्सेस देंगे। ठीक है, देयर विल बी इक्विटेबल एक्सेस काइंड ऑफ थिंग, देन देयर विल बी जस्ट वेट, ओके, तो उसके बाद आप इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है, बेनिफिट शेयरिंग वगैरह। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो पैथोजन एक्सेस, बेनिफिट शेयरिंग, ये आप करेंगे कि भाई पैथोजन का एक्सेस, क्या मतलब है पैथोजन, कि कोई भी पेंडेमिक बनने वाला वायरस है उसका एक्सेस देंगे, सभी लोग एक दूसरे का हेल्प करेंगे टू क्रिएट मेडिसिन, क्रिएट वैक्सीन, क्रिएट ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2000 में हिस्टोरिक इंजस्टिस हुआ था इंडोनेशिया के H5N1 वायरस। ठीक है, H5N1 क्या है वायरस, इट इज अ फ्लू वायरस। ठीक है, बर्ड फ्लू वायरस है H5N1, तो इसके बारे में भी ये पॉइंट मतलब एग्जाम्पल दिया गया है इसके बारे में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कमिटमेंट भी करेंगे फार्मा कंपनीज, अब देखो इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे शांत नहीं बैठना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, प्राइवेट सेक्टर को क्या है, शांत नहीं बैठना है, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। ठीक है, और 10% अफोर्डेबल प्राइस पे देना पड़ेगा। यू रिमेंबर, अगर आपको पता हो, कोविड-19 की वैक्सीन इंडिया वाज वन ऑफ द
ओनली कंट्रीज जिसने फ्री में ग्लोबल लेवल पे वैक्सीन प्रोवाइड किया था, पर्टिकुलरली टू पुअर कंट्रीज लाइक अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज। ठीक है, इवन अमेरिका को भी हमने जाकर के बाद में दिया है बहुत सारी वैक्सीन, जबकि अमेरिका ने हमें मना कर दिया था। ठीक है, एंड वी हैव गिवन दोज वैक्सीन एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, और गरीब कंट्रीज को तो हमने फ्री में दिया था, लेकिन बाकी लोगों ने इतना ज्यादा और एक्सॉर्बिटेंट प्राइस पे चार्ज किया था उस चीज को। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी बैड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ठीक है, तो इसलिए इसमें इस एग्रीमेंट में भी लाया गया है कि आप सस्ते प्राइसेस पे मतलब दोगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कि एक ने किसी ने वैक्सीन बना ली तो आप दूसरों से शेयर करोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि कोई डेवलप्ड कंट्री वैक्सीन बना ले और ऐसी पैंडेमिक की सिचुएशन में डेवलपिंग कंट्रीज नहीं बना पाएंगे, उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, सो दे नीड टू बी गिवन दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर को प्रोटेक्शन, अब देखो ऐसे केस में बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स भी उस तरह की चीजों में आ जाते हैं, बिकॉज दे आर द फ्रंट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हेल्थ केयर वर्कर्स क्या होते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ऐसे केस में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी सिक्योरिटी जरूरत है, वो भी बहुत जल्दी इसके उजद में आ जाते हैं एंड दे आर फेस्ड विद कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अगर वो किसी को बचाने जाएंगे तो भाई बीमारी उनको भी हो सकती है, दे कैन बी अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक एज वेल। ठीक है, डॉक्टर्स कोई मतलब कोई खास मिट्टी के तो नहीं बने होते हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। ठीक है, तो उनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। WHO के थोड़े से फैक्ट्स, ठीक है, ये आप अपना देख लेंगे। और रोल ऑफ इंडिया, इंडिया इसमें क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ऑलरेडी एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब है फॉर फार्मा के लिए, और वैक्सीन का हब है, और हमने भी बहुत सारी ऑलरेडी हमारा इतिहास रहा है, और हमने भी इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को करने में बहुत मदद की है। ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट भी है हमारे भी इनिशिएटिव से आया है। ठीक है, उसके अलावा इंडिया में ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ इज नथिंग बट डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज। ठीक है, ग्लोबल साउथ बोल देते हैं इसको। ठीक है, ग्लोबल नॉर्थ में आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोप, यूएसए, लेकिन यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज है ग्लोबल साउथ, लाइक अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, ठीक है, और एशिया हो गया, ये सारे आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इसमें आपके रीजन जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो ग्लोबल साउथ कहलाते हैं। तो इसमें ग्रुप्स कौन कौन से हो गए? G77, नैम एटसेट्रा। नैम क्या है? नॉन अलाइन मूवमेंट। और ये ग्रुप ऑफ 77, इसमें ज्यादातर कंट्रीज अफ्रीका के भी हैं और बाकी कंट्रीज भी हैं। तो इसमें भी इंडिया ने बहुत अच्छी लीडरशिप पोजीशन प्रोवाइड की है इन दिस केस ऑफ ड्राफ्ट पेंडेमिक अकॉर्ड। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद एक बहुत ही बड़ी खबर जो हमने लास्ट वीक में नहीं डिस्कस कर पाए थे, वो थी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था ऑन द एसेंट ऑफ बिल्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके इसके तो एग्जाम में आने के भी चांसेस हैं, इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा एक स्टेप लिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो दिखता है कि किसी तरह से उन्होंने कितना एक अच्छा स्टेप उठाया है, बट विल डिस्कस इट। ठीक है, बेसिक क्रक्स बता देता हूँ आपको। ठीक है, बेसिक क्रक्स क्या है? बेसिकली तमिलनाडु गवर्नर, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नर जो थे, ही डिड नॉट गिव असेंट टू ऑलमोस्ट 10 बिल्स। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बिना किसी कारण के वो उसको लेके बैठ गए थे, उन्होंने कोई पासेज नहीं दिया, ना ही उस पर कॉन्सेंट दिया। ठीक है, असेंट नहीं दिया उसको। तो दैट लेड टू जो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई, और उसने बोला कि यार आप मतलब इस तरह से कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दिस, कि आप अपने जेब में रख के बैठ गए एंड यू आर नॉट इवन पासिंग द बिल्स, या इवन नॉट इवन ट्रांसफरिंग द बिल्स, रेफरिंग द बिल्स टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक इशू हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट में इसने क्या किया है कि बेसिकली आर्टिकल 142 जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, to give which empowers the Supreme Court of India to to do complete justice. ठीक है, वो कोई भी निर्णय ले सकता है, whatever kind it can pass any orders to do complete justice in any case. ठीक है, तो उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि ये गलत है, and this kind of behavior by the this kind of role played by the governor is unconstitutional, and they should give their particular assent इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और अभी जिसपे नहीं दिया गया है एसेंट, उसको हम एसेंट दे रहे हैं, एंड वी आर पासिंग द बिल्स बिकॉज स्टॉपिंग सच काइंड ऑफ बिल्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, एंड अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये इसका बेसिक लब्बो लुआब था। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी डिटेल, हल्की हल्की डिटेल हम देख लेंगे। ठीक है, और तो इसमें हम डिटेल देखते हैं क्या हुआ था। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जजमेंट में क्लियर बोल दिया गया, देयर इज नो पॉकेट वीटो।
इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द गवर्नर, ठीक है, कोई पॉकेट वीटो नहीं है। व्हाट इज पॉकेट वीटो? कि आप उस पे सिट ओवर कर लोगे कि ना, जस्ट कीप इट पेंडिंग, दैट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो, ठीक है। तो ये चीज अलाउ नहीं है फॉर द गवर्नर, पहली बात, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी बोल दी साथ में बोल दिया कि अगर असेंबली ने रिटर्न करने के बाद रीपास कर दिया तो गवर्नर को असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो रिजर्व नहीं कर सकता दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को, आई बेग पार्डन, प्रेसिडेंट को दोबारा से रिजर्व करने के लिए नहीं भेज सकता, या फिर अपना चेंज ऑफ माइंड नहीं कर सकता। उसको या तो असेंट करना पड़ेगा, या फिर रिटर्न करना पड़ेगा, या रेफर करना पड़ेगा, लेकिन आप मिक्सअप नहीं कर सकते चीजों को, ठीक है, कि कभी आपने कुछ कर दिया, कभी आपने कुछ कर दिया, तो दैट इज आर्बिट्ररी, ठीक है। ये सारी चीज है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने बोला, उसके अलावा बाकी चीजें आप पढ़ लेंगे, कॉमन वही चीजें हैं, बार बार वही चीजें आ रही है। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 200, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें जो असेंट देने का टाइम पीरियड है वो नहीं दिया हुआ था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया, क्लियर टाइम फ्रेम, कि अगर आपको असेंट विदहोल्ड करना है तो 1 मंथ में आप बता दो कि असेंट विदहोल्ड कर रहे हो, ठीक है। दूसरा है 3 मंथ्स का टाइम दे दिया, अगर आपको रिटर्न करना है बिल तो रीजन देना पड़ेगा, और 3 मंथ्स के टाइम के अंदर अंदर आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आप विदहोल्ड कर रहे हो अगेंस्ट द कैबिनेट एडवाइस तो आपको रीजन भी देने पड़ेंगे। देन 3 मंथ्स का टाइम रिजर्व किया है टू फॉर द प्रेसिडेंट, कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको बिल को अगर किसी रिजर्व करना है तो आप तुरंत 3 महीने के अंदर अंदर ये काम करोगे। इसका ये नहीं कि सालों साल लटका के बैठे हुए हैं, ठीक है। 1 मंथ का टाइम पीरियड आपको दे दिया है। असेंट टू रीपास बिल, रीपास बिल हो चुका है, बिल रिपास कर दिया गया असेंबली, तो आपको 1 मंथ के अंदर अंदर असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 200 में वर्ड यूज हुआ था, टर्म वाज यूज्ड एज सून एज पॉसिबल, दैट क्लियरली मींस सेंस ऑफ अर्जेंसी है। ये मतलब नहीं है कि सालों साल लेके बैठ गए, और एज सून एज पॉसिबल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज अ थिंग दैट वाज हाईलाइटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और उसने ये सीधा सीधा पॉइंट्स दे दिए, उसने टाइम लिमिट सेट कर दिया। और उसने गवर्नर के रोल को भी बोला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है, पहली बात, ठीक है। ही हैज टू मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। गवर्नर मस्ट एक्ट एज अ फ्रेंड फिलोसफर गाइड फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, नॉट अ हिंड्रेंस, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन को थ्वार्ट नहीं कर सकता है इस तरह से। दूसरी चीज ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट होती है, उसको अपनी उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे ही वर्कआउट करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके एडवाइस पे चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी बोला था कि लेजिस्लेचर इज सुप्रीम इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी। आर्टिकल 163 में भी यही बोला गया है, गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट फ्यू डिस्क्रिशनरी सिचुएशंस। तो कुछ डिस्क्रिशनरी सिचुएशन को छोड़ करके बाकी टाइम आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की माननी पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन द एंड कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 142, जैसे मैंने बताया, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए उन्होंने ये टाइम लिमिट कर दिया और बिल्स को पास कर दिया, ठीक है। बाकी फैक्ट्स आप पढ़ लेंगे, ये बेसिक फैक्ट्स हैं अबाउट फ्रॉम द आर्टिकल्स, ठीक है। किन किसकी क्या पावर्स होती हैं, व्हाट आर द बेसिक ऑफ द पैसेज ऑफ द बिल्स, उसके बारे में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। अब फाइनली बात आती है कोर क्रक्स इशू की, कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या गलत किया, ठीक है। इज इट अ जुडिशियल एक्टिविज्म या फिर इट इज अ जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवररीच के बारे में वैसे भी पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिविज्म इज नथिंग बट एक्टिंग ऑन द थिंग्स दैट आर इन इट्स डोमेन, ठीक है। एक्टिविज्म का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीजों पे एक्ट करना जहां पे इट इज अलाउड टू डू इट। ओवररीच में क्या है, सुप्रीम कोर्ट एज ए पार्ट ऑफ जुडिशरी इज एनक्रोचिंग इनटू द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। आप दूसरों के पावर्स को सर्व कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट ये बिल्स पास कर रहा है अपनी तरफ से, तो अंडरस्टूड है कि इट इज एनक्रोचिंग समहाउ, ठीक है। ये दिख रहा है, क्योंकि ये पैसेज का काम या तो गवर्नर का होता है या फिर प्रेसिडेंट का होता है, बट गवर्नर और प्रेसिडेंट अपना काम नहीं कर रहे सही से, तो व्हाट कैन वी डू, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, तो आपको सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट, ठीक है। सभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, आराम से कैसे बैठ सकता है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज टू डू, इट इज द गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी। वो करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज लोगों को तो उसी से आस है, ठीक है। बाकी सब लोग काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई, ठीक है। जुडिशरी इज दैट मच ऑफ अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, और उस पर काम करना पड़ेगा उसको। तो दैट इज हाउ many decisions were taken by the judiciary to help the democracy, save the constitution kind of thing, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यही है कि अगर आप देखते हो कि इस तरह से टाइमलाइन बताना, एक्टेड और प्रोटेक्टेड, आपने बेसिक क्या था, फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मिसयूज से बचाया है, ठीक है, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, ये आपको मेंस में भी काम आएंगी, इन जनरल भी पता होनी चाहिए, ठीक है। शमशेर सिंह के केस में भी ये बोला गया था कि गवर्नर प्रेसिडेंट जो है ये किसी भी तरीके से कोई पर्टिकुलर आपकी जो एडवाइस है ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर उसकी एडवाइस के अगेंस्ट जा रहे हैं या बिना उसके कोई काम कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं माना जाएगा। शमशेर सिंह में भी यही बोला गया था, ठीक है। तो इस तरह की जजमेंट्स पहले भी आ चुकी हैं और अब इस बार तमिलनाडु केस में भी यही जजमेंट दिया गया है, ठीक है। और इसने हेल्प किया है टाइमली कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन। भाई 10 बिल पेंडिंग पड़े थे, वो भी 1 साल से ऊपर हो चुका था, तो व्हाई नॉट भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन है वहां पे। जो डेमोक्रेसी है वो तो फेलियर हो रहा है ना डेमोक्रेसी का। अगर अगर कोई लेजिस्लेचर है विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल, अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है, देन इट इज द बेसिक ट्रेट ऑफ डेमोक्रेसी कि उसकी चलनी चाहिए जो लोग इलेक्टेड है ना। गवर्नर का क्या मामला है भाई, व्हाई गवर्नर इज नॉट अलाउइंग दिस थिंग्स टू बी डन, ठीक है। वो 10 बिल्स के ऊपर बैठ गया और कोई उसमें नहीं दे रहा है अपडेट की क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पॉकेट बीटो करके बैठ गया, दिस इज रियली रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है। तो इसने अपना एक लिया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये गलत किया है। कुछ लोग क्रिटिक्स जो है वो क्या कह रहे हैं कि यार कोर्ट ने तो लेजिस्लेटेड बाय प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन लेजिस्लेट ही कर दिया, इसने तो कानून ही बना दिया, एक जजमेंट ऐसा दे दिया इसमें लिख दिया कि 1 मंथ 3 मंथ्स व्हाटएवर, ये डेट्स दे दी, टाइमलाइन बता दी, बिल्स को लॉ घोषित कर दिया, विच इज रॉन्ग ऑफ कोर्स समहाउ, क्योंकि वो दिख रहा है कि आप जो काम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का वो आप लेके बैठ गए, ठीक है। लेकिन ये देखो ये क्रिटिसिज्म है, इट इज अ क्रिटिसिज्म, ठीक है। लेकिन आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि क्रिटिसिज्म का भी आपको थोड़ा ध्यान से रख के चलना है, ठीक है। कोर्ट का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करना है, बिकॉज कोर्ट भी मजबूरी में ही ये सब चीजें कर रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट हैज द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को आगे रखना ही उसका काम है। अगर वो शांत बैठा रहेगा, चुप बैठा रहेगा, कोई इफेक्टिव एक्शन नहीं लेगा, तो फिर क्या होगा, देयर विल बी मच मोर मिसयूज ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। कोई उसको फॉलो ही नहीं करेगा, कहेगा अरे यार सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा, वो लास्ट में तो यही बोलेगा कि कर लो, ठीक है। लेकिन अगर उसने खुद से किया है तो इट इज अ स्लैप ऑन द एग्जीक्यूटिव, स्लैप ऑन द लेजिस्लेचर कि आप क्या कर रहे हो, आप तो गलत कर रहे हो, तो आपको करना पड़ेगा, अपने अपने अपनी जो एक्शन है उसको सुधारना पड़ेगा। यू हैव टू रिफॉर्म, ठीक है। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, ये हमारे मोदी जी का बड़ा अच्छा एक जुमला है, ठीक है। तो वो वही चीज सेम अप्लाई होती है कि यार रिफॉर्म करो, परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे ही बिल्स पे मत बैठो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करो, यू हैव टू डू द ट्रांसफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड एज पर द विल ऑफ द पीपल विच इज द डेमोक्रेसी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं। तो इसमें डिफेंस क्या है इस क्रिटिसिज्म का, देखो कभी भी क्रिटिसिज्म करके छोड़ नहीं देना है, जरूर कुछ सोल्यूशन भी देना है। तो डिफेंडर्स ने क्या किया, नहीं भाई ये कहना उतना सही भी नहीं है, इट इज अ नेसेसरी करेक्टिव, ठीक है। ये हेल्प करता है डिफेक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब लिखा नहीं था, और अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर कुछ कर नहीं रही है, इट इज एक्चुअली द एग्जीक्यूटिव इज मिसयूजिंग इट, देन व्हाट डू यू डू, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और जजमेंट यही करता है, जजमेंट जो है क्या कर रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा रहा है कि यार आप नहीं कर रहे तो हम कर देते हैं, चलो ठीक है, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज इन द बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी, इन द बेनिफिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो आप बाकी पढ़ लेंगे, बेसिकली इसमें यही है, इतना ही है, ठीक है। तो ये आपका मेन आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। इसके बाद 2 3 4 आर्टिकल और हैं, ज्यादा नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, अभी रिसेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक खबर आई थी कि आपको पता होगा इंडिया यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, तो उसमें क्या है कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर में बेसिकली यूएस को भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है जो चाइना से इंपोर्ट करता है यूएस, ठीक है। उनमें से रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट है। लेकिन चाइना ने ड्यू टू रिटेलिएशन उसने क्या किया कि इस तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट यूएस को बंद कर दिया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको कंट्रोल में ला दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर भी यही चीजें बेसिकली दी हुई हैं, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप उसका पढ़ लेंगे, ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ये आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए। लाइट और हैवी टाइप के होते हैं, 17 केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं इसमें बेसिकली, ठीक है। उनके नाम आप थोड़ा देख सकते हो और थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। डिस्प्रोसियम, गैडोलिनियम, जो भी अलग अलग टाइप के नाम कभी नहीं सुने होंगे वो इसी में मिलेंगे, समैरियम, टर्बियम, कैंडियम, रिट्रियम, व्हाटएवर,
ठीक है, लेकिन इनका यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हार्ड डिस्क मोटर्स बनाने में वगैरह, न्यूक्लियर शील्डिंग, पेट स्कैनर्स वगैरह। तो आप इसको थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना जो है रिफाइन करता है मेजर, देखो रेयर अर्थ एलिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वाई आर दे कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स? ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि दे आर रेयर इन द वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट देयर रिफाइनिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। इसकी टेक्नोलॉजी ज्यादातर देशों के पास नहीं है। हालांकि many countries have these rare earth elements, लेकिन they are unable to refine it because it is very very expensive। लेकिन चाइना ये कर रहा है because चाइना has great refining capacity, ठीक है। उसने अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को बहुत बढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इट इज एबल टू रिफाइन इट एंड एक्सपोर्ट इट। तो रिफाइन करता है, एक्सपोर्ट करता है वो इस तरह के एलिमेंट्स को, ठीक है। और मैं बता दूं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, एयरलाइंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंजन्स, ठीक है, वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, ठीक है, चिप डिजाइन, इन सब में यूज होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। और ये बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया के पास इतने ज्यादा नहीं है ये, तो इंडिया भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है मेजर टाइम्स में, ठीक है। तो इंडिया को भी चाइना पे, और इंडिया तो क्या, सभी कंट्रीज ही मेजरली चाइना पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज चाइना इज द लार्जेस्ट रिफाइनर ऑफ दिस, ठीक है। इंडिया के पास 6% रिजर्व है, मुश्किल से थोड़े से ही रिजर्व है, 6% ओनली, ठीक है। और इंडिया इंपोर्ट करता है 2200 टन का 2023 में वगैरह में, ठीक है। और इंडिया ने भी, देखो अब क्या है, चाइना अगर इस चीज का नाजायज फायदा उठाएगा तो ऑब्वियसली इंडिया को कुछ ना कुछ देखो अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा, शायद हमें भी अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया है, एक नया मिशन शुरू किया है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ठीक है। तो इसमें हम यही कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या कर सकते हैं, किस तरह की चीजें हम इसमें ला सकते हैं, कैसे हम इसको रिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम मिनरल ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट एट अ पॉलिसी लेवल वी आर एबल टू बिकम समहाउ एटलीस्ट लेस डिपेंडेंट ऑन चाइना, या फिर लेस डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। यस शुभम, बताओ। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड हाँ आफ्टरनून बताओ। सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बताओ। सर जैसे वो अपना इंडिया और यूएस का जो टैरिफ वॉर चल रहा है सर आपस में ना, तो हाँ काफी सारी जो कंट्रीज हैं जिनके यूएस के साथ टाई अप्स थे, या मतलब जो भी गुड्स वगैरह ये जो कॉन्ट्रैक्ट इनका साइन होता था, तो सर टैरिफ वॉर के चलते अब रिटेलिएट एक्शन तो चाइना ने भी लिया। तो सर दूसरी साइड से अब जो कंपनीज इनको गुड सप्लाई करते थे, तो उन्होंने सर अपनी वेबसाइट से वही सेम प्रोडक्ट्स जो है 80 to 90% डिस्काउंट पे बेचना स्टार्ट कर दिया। तो सर वो चीज अनएथिकल नहीं है कहीं ना कहीं? मतलब एक साइड से हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, और दूसरी साइड से हम मतलब इस तरीके से ये चीजें कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अनएथिकल नहीं हुआ सर? देखो, एथिकल और अनएथिकल की बात करें तो देखो क्या है कि इफ आई टॉक अबाउट द ग्लोबल ट्रेड, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड क्या है कि आफ्टर डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ अब बहुत डिफंक्ट हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया है, रूल बेस्ड ऑर्डर खत्म हुआ है, ठीक है। एवरीबडी इज जस्ट देयर टू सर्वाइव, किसी तरह से हर बिजनेस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, एंड इट इज़ वेरी वेरी ग्रेट क्राइसिस सिचुएशन, मार्केट भी क्रैश हो गया था, तो सबके वैल्यूज गिरे हैं, एवरीबडी इज ट्राइंग टू सर्वाइव समहाउ, ठीक है। इस तरह के सी देखो क्या कहते हैं ना कि मोरालिटी कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन अ पुअर पर्सन, ठीक है। जिसके पास खाने के लिए नहीं है या जिसका बिजनेस ही नहीं चल रहा, बेचारा वो क्या मोरालिटी फॉलो करेगा, ठीक है। तो वो सर्वाइवल का इशू है और कुछ नहीं है। जिस दिन चीजें ऑर्डर में आ जाएंगी, इफ देर इज रूल बेस्ड ऑर्डर, जो कि होना भी चाहिए, देर इज अ रिक्वायरमेंट, इस पे ग्लोबल लेवल पे प्रेशर भी बन रहा है अभी यूएस पे कि यार आप ऐसे मत करो, दिस इज रियली रॉन्ग। बहुत लोग डब्ल्यूटीओ में गए हैं, इंक्लूडिंग जापान एंड अलग अदर कंट्रीज, वो कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है। चाइना खुद जो है डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट फाइल कर रहा है अगेंस्ट यूएस, क्योंकि उसको ऑब्वियसली इस तरह के स्टेप लेने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूएस विम्स एंड फैंसी पॉलिसीज, जिस तरह की ये पॉलिसीज लेके आए हैं। तो हालांकि बेशक इट, ये भी साइमल्टेनियसली कल्प्रिट है। अगर चाइना की बात करेंगे तो चाइना हैज नेवर बीन अ काइंड ऑफ वेरी ग्रेट फॉलोअर ऑफ डब्ल्यूटीओ, ठीक है। उसने भी कुछ ज्यादा कुछ खास फॉलो किया नहीं है, उसने हमेशा लूप होल्स का फायदा उठाया है, ठीक है। लेकिन व्हाट कैन वी डू, सीधी सी बात है, क्योंकि देखो डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज अ चैलेंज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, ठीक है। चाइना भी अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है, इट इज अ ग्रोइंग कंट्री, इट इज अ हाई इकोनॉमी,
लेकिन अभी भी डेवलप नहीं हुआ है. इट इज ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, बहुत तेजी से डेवलप भी हो रहा है, लेकिन अभी इसको भी बहुत सारे हर्डल्स से डील करना पड़ा. ठीक है, इट ट्राई टू डेवलप इट्स ओन टेक्नोलॉजीज, लेकिन वो बिगिनिंग में नहीं हो पाई. ठीक है, देन इट ट्राई टू स्टील टेक्नोलॉजीज, वो भी इसने किया. ठीक है, इंडिया ने ऐसा नहीं किया. ठीक है, इंडिया इज लाइक जैसे कहते हैं ना विश्व गुरु, तो विश्व गुरु क्या है, एक काइंड ऑफ आइडियल पर्सन है कहीं ना कहीं. ठीक है, वी हैव नेवर ब्रोकन एनी लॉज, वी हैव ऑलवेज फॉलोड द ग्लोबल ऑर्डर. अनफॉर्चुनेटली इस वजह से हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी उतना नहीं हो पाया है. ठीक है, व्हाट कैन वी डू, दैट इज द वे. हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, सीधी सी बात ये है. ठीक है, चाइना के पास रिसोर्सेज आ गए बिकॉज इट वाज मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड कंट्री. ठीक है, इसने मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा खर्च किया. इट ट्राई टू क्रिएट लॉट ऑफ पॉलिसीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग. इसने बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया टू द ग्रेट नेशंस. ठीक है, एमएनसीज को दिया, तो सारी कंपनीज जाकर के चाइना में बस गई. वी वेरी वेल नो, आज मे बी 90% ऑफ दी थिंग्स ऑफ एप्पल आर मेड इन चाइना. ठीक है, आप किसी भी फोन को देखोगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखोगे, मेजॉरिटी इज मेड इन चाइना. ठीक है, और तो वो चीज है कि ये चीजें कर रहा है चाइना, लेकिन व्हाट कैन वी डू. ठीक है, ये चीजें चलती हैं, और जब तक स्टेबलाइज नहीं होता तब तक थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा, ऐसा ही चलेगा. और जब तक डब्ल्यूटीओ कुछ सस्टेन्ड एक्शन नहीं लेता है तब तक तो कुछ नहीं होगा, तब तक तो सब ऐसे ही हर अपनी मनमर्जी चलाते रहेंगे लोग. ठीक है, और मुझे लगता है इसमें भी सबसे बड़ा रोल खुद यूएस का रहेगा. ठीक है, यूरोपियन यूनियन का रहेगा. अदरवाइज वो भी संभलने वाला नहीं है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतनी कन्विंसिंग पावर नहीं है. दे आर लाइक दे कैन रिक्वेस्ट, दे कैन पुट प्रेशर, लेकिन इतना डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट आर नॉट गिवन टू डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, वो डेवलप कंट्रीज के पास ही है अभी भी. ठीक है, तो ये सारी चीज. Now we move to next thing, our next article, which is India's SpaceX mission. बहुत ही important article है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका एक इंडिया ने एक बहुत important feat achieve किया, which is the second docking. ठीक है, second satellite docking हमने करके देखा है, which is second time. फर्स्ट टाइम हमने जनवरी में ऑलरेडी किया था, अब अप्रैल में हमने दोबारा से किया इसको, तो हम बहुत एक अच्छे स्टेट में आ गए हैं. वी आर अ ग्रेट अचीवमेंट हमने किया है इसमें. ठीक है, इसमें देखो बेसिकली क्या है, मैं कोर क्रक्स बता देता हूं. ठीक है, देखो SpaceX इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ डॉकिंग मिशन. डॉकिंग एंड अनडॉकिंग क्या होता है? ठीक है, बेसिकली एक सैटेलाइट है और एक दूसरा सैटेलाइट है. ठीक है, और या फिर देयर कुड बी एनी काइंड ऑफ डिफरेंट टू थिंग्स. ठीक है, तो डॉकिंग इज नथिंग बट कनेक्शन. दे आर बीइंग कनेक्टेड टू ईच अदर इन स्पेस. ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अनडॉकिंग में दे आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन स्पेस इटसेल्फ. ठीक है, तो ये क्या है, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है. ठीक है, टू कैरी आउट लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स मिशंस इन स्पेस. फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज अ मल्टी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, और वहां पे वो एक पूरी की पूरी रिसर्च लैब है. बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज अ रिसर्च लैब. अभी रिसेंट में आपने देखा होगा हमारी जो सुनीता विलियम्स थी, शी केम डाउन, शी वाज लिविंग इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मे बी काफी टाइम हो गया था उनको, 2 years के आसपास शायद हो गया था, या आप जैसे भी देख लेंगे उसको. लेकिन बहुत लंबे टाइम के होने के बाद क्या कर रही थी, व्हाट वाज शी डूइंग, बेसिकली द she was actually doing lot of research जो भी required था, and she was executing lot of tasks. ठीक है, which was there from the scientific perspective. ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारे एस्ट्रोनॉट्स को करनी पड़ती हैं, because they're there and to understand, observe the space, lot of things are done through space stations. ठीक है, तो इसी तरह की चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें डॉकिंग एंड अनडॉकिंग पे करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंड करती हैं. अब देखो इसके अंदर भी हमने यही किया, हमने इस चीज को अचीव किया. जैसे आपके दो इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थे, SDX-01, SDX-02. एक चेजर था, एक टारगेट था. तो चेजर वाला जाकर के टारगेट से चिपक जाएगा, दैट इज कॉल्ड डॉकिंग. ठीक है, डॉकिंग माने चिपक जाएगा और फिर अलग भी हो जाएगा, अनडॉकिंग. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द एक्सपेरिमेंट जो हमने किया वहां पे. ठीक है, तो हमने बेसिकली 13 मार्च को ये PSLV C60 से दिसंबर 30 को भी ऐसा कुछ किया था. जनवरी में हमने सक्सेस कर लिया था उसको, और उस समय पे भी यही हमने यूज किए थे, चेजर एंड टारगेट. ठीक है, इसमें लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट पे इसको हमने टेस्ट किया है, लो अर्थ ऑर्बिट पे.
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया भी 4th कंट्री बन गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। 4th कंट्री बन गया आफ्टर यूएस, रशिया, चाइना। इन तीनों कंट्रीज के बाद इंडिया 4th कंट्री बन गया है स्पेस डॉकिंग के ऊपर सक्सेस पाने वाला। स्पेसएक्स का जो आपका एम था बेसिकली वही मैंने बताया, डॉकिंग एंड डॉकिंग वगैरह, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपके और भी कुछ चीजें थी, फॉर एग्जांपल एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ टारगेट स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, पावर ट्रांसफर टेस्टिंग, ये भी इसके अंदर किया गया है बेसिकली, ठीक है। ये आप पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। एक आपके 2 सैटेलाइट्स हैं एंड दे आर बीइंग डॉक्ड एंड डॉक। ये चिपक जाएंगे तो डॉकिंग हो जाएगा, अलग हो जाएंगे तो अनडॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है 220 किलो का एक्सटेंडेड माइक्रोसैट बस, ठीक है, माइक्रोसैट बस वगैरह है बिल्ट ऑन दिस डिजाइन, ठीक है। एंड्रोगाइनस इन नेचर होता है, ठीक है। एंड्रोगाइनस का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक। एंड्रोगाइनस, एंड्रोगाइनस इस तरह से कनेक्ट हो जाती हैं चीजें, नथिंग बट डॉकिंग वही होती है एंड्रोगाइनस, ठीक है। और इसमें चेजर वगैरह डॉकिंग का आपको पता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। इसका नाम रखा गया है भारतीय डॉकिंग सिस्टम, BDS, ठीक है, ये इसका नाम है, ठीक है। ये थोड़ा पता भी होना चाहिए इन जनरल। और ये बेस्ड है ऑन द इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए यूज किया जाता है। तो वो चीज इसी के अंदर आ जाती है। बाकी आप देख लेंगे, ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, पूरी डिटेल आप इसको जरूर पढ़ेंगे, बिना पढ़े नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मैंने जैसे बताया हुआ है, आप जरूर हाफ एन आवर अपना जरूर डेली का पढ़ा करें, जो भी PDF डाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें वही चीजें हैं, डॉकिंग, पोस्ट डॉकिंग एंड ड्यूरिंग अनडॉकिंग। तो ये 3 स्टेजेस भी हैं इसमें, अलग अलग स्टेजेस हैं डॉकिंग वगैरह को लेकर के। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आता है कंडीशंस का, ठीक है। देखो, डॉकिंग अनडॉकिंग जो है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज डन इन स्पेस एंड स्पेस हैज नो ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी इन द सेंस डायरेक्टली इट इज अ जीरो, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देयर इज नो काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। ग्रेविटी तो है ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत ग्रेविटी भी है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, ठीक है। बिकॉज भाई देखो, ग्रेविटी हम ये कह नहीं सकते डायरेक्टली कि ग्रेविटी नहीं है, देयर इज जीरो ग्रेविटी, आई एग्री, लेकिन देयर इज सम ग्रेविटी ऑलवेज, ठीक है। आप उससे बच नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सन की ग्रेविटी वो तो हमेशा रहेगी, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटी हमेशा थोड़ी बहुत रहेगी, तो काइंड ऑफ थिंग वो चीजें हैं, ठीक है। तो वो चीजें जो है वो ऐसे ही नहीं होती हैं। अब देखो क्या है, डॉकिंग एंड डॉकिंग में एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है। एटमॉस्फेयर इन द सेंस स्पेस वेदर। स्पेस वेदर मतलब कि देयर इज अ एम्प्टी स्पेस विच इज बेसिकली द यूनिवर्स, जो आउटर स्पेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड इट इज हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स। ये कोई ऐसे खाली जगह नहीं है, खाली जगह है लेकिन उतनी भी खाली नहीं है, ठीक है। देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द स्पेस, ठीक है। अपार्ट टेकिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द सोलर फ्लेयर्स, जो सोलर से निकलने वाली बहुत सारी आपकी रेडिएशंस होती हैं वो हैं, ठीक है। लॉर्ड ऑफ यू हैव एस्टेरॉइड्स जो हमेशा मूव करते रहते हैं, देयर इज स्पेस डस्ट, स्पेस डेब्रिस जो हमेशा मूव करता रहता है, ठीक है। देयर कुड बी और अमटीन थाउजेंड टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल चेंजेस भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अदर मूवमेंट्स जो स्पेस में होती रहती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों से डील करना पड़ता है। और अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, ये एक्सपेरिमेंट किया है इन लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में जब आप ये करते हो तो वहां थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीजें भी आ जाती हैं। मे बी हो सकता है कि लो अर्थ ऑर्बिट में कुछ एक्स्ट्रा मे बी चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे लो अर्थ ऑर्बिट में। देयर कुड बी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल आल्सो इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है फॉर द पर्टिकुलर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल विंड्स भी हैं, लाइटनिंग है, इलेक्ट्रिकल चार्ज एटमॉस्फेयर है, स्टॉर्म्स है, साइक्लोन्स वगैरह का भी इम्पैक्ट कई बार लो अर्थ ऑर्बिट पे आ जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा सन की सोलर रेडिएशन, ठीक है, ये सब भी हैं जो सेंसर्स पे इम्पैक्ट कर देती हैं, खराब कर देती है उनको, ठीक है। कोरोनल मास इंजेक्शन भी बोलते हैं इसको, कोरोनल मास इंजेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि सन से निकलता है, सन के कोरोना में होता है, ठीक है। ये सन है, इसकी जो आउटर लेयर है उसको कोरोना बोलते हैं, और उसमें हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट चलती रहती है, कुछ ना कुछ बाहर निकलता रहता है उससे, ऐसे सन से सब कुछ बाहर निकलता रहता है। तो वो अगर अर्थ तक पहुंच गया तो इट इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव थिंग। एक बार ऐसे ही पहुंच भी गया था, बहुत सारे हमारे सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे इन दी एटमॉस्फेयर, हमारे ऑर्बिट्स के सैटेलाइट्स, ठीक है। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और आजकल तो क्या करते हैं मैं बता दूं आपको, ठीक है। कोरोनल मास इजेक्शन के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, वेदर इट इज अमेरिकन सैटेलाइट, ठीक है, नासा के सैटेलाइट्स और यूरोपियन सैटेलाइट्स,
सारे सैटेलाइट्स को स्विच ऑफ कर दिया जाता है व्हेनेवर देयर इज अ प्रेडिक्शन कि इस बार कोरोना मास इजेक्शन होने वाला है बड़े लेवल का, तो आपके सारे सैटेलाइट्स खराब हो सकते हैं, तो पहले हम स्विच ऑफ कर देते हैं सबको, ठीक है। तो वो स्विच ऑफ करके तो बच जाते हैं, और फिर इसको जब वो चला जाता है फिर हम उसको ऑन कर लेते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं ये चीज़ें, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पढ़ लेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें गगनयान हो गया हमारा, चंद्रयान मिशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हम अपना बनाने की सोच रहे हैं 2035 में, वो हमारी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों को एग्जीक्यूट करने में डॉकिंग एंड डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसकी सक्सेस हमारे लिए बहुत मैटर करेगी, ठीक है। तो ये हमारे छोटे सी एक डायग्राम है, आप देख लेंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। इसके बाद आता है हीट वेव, ये हमारा लास्ट आर्टिकल होगा, आई थिंक इसके बाद कोई आर्टिकल नहीं है, आई थिंक, ठीक है। हीट वेव का एक आर्टिकल है, राइट, ठीक है। हीट वेव में देखो क्या है, अभी समर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो समर्स में हमारा जो है हीट वेव बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा तेज हीट वेव चलती है। तो हीट वेव का देखो क्रक्स मैं बता देता हूँ, बेसिक आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। जनरल हीट वेव एज ए डिजास्टर भी आजकल मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसकी बेसिक क्रक्स का, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, हीट वेव बेसिकली अभी रिसेंट में सीवियर हीट वेव 15 मार्च को विटनेस किया गया था, फर्स्ट सीवियर हीट वेव आ गया था यहाँ पे। तो आईएमडी ने इसमें बहुत ही वार्निंग घोषित किया था कि 20 डेज 20 दिन पहले ही आ गया ये। तो दैट शोज, आपको देखो यहाँ से क्या पता चला, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। देखो हीट वेव अगर अपने एस्टिमेटेड टाइम से पहले आ रहा है, दैट क्लियरली शोज क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज क्या है कि 2024 हैज बीन द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। ये ऑलरेडी हॉटेस्ट ईयर 2024 था, विच शोज व्हाट, अगेन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये बहुत सारी चीजों को शो करता है जो ऑलरेडी दुनिया में घटित हो रही हैं चीजें, विच आर द चैलेंजेस फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ग्लोबल टेम्परेचर 1.55 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल ऑलरेडी पहुंच चुका है, ठीक है, विच इज नॉट अ गुड सिचुएशन, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए पहले पता होना चाहिए आपका बेसिकली क्या है हीट वेव, ठीक है। हीट वेव देखो इन जनरल भी मैं बता देता हूँ, कुछ समझ में आए या ना आए। हीट वेव पहली बात दो चीजों से डिपेंड करता है, एक तो प्लेन्स में हीट वेव की सिचुएशन अलग होती है और हिल्स में अलग होती है। दूसरी चीज, हीट वेव इज नथिंग बट अन हायर देन द एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर की बात हो रही है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर प्लेन्स में कुछ होगा, हिल्स में कुछ और होगा, थोड़ा कम होगा, अंडरस्टूड है, हिल्स में हमेशा टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। तो उस तरीके से आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे। और बेसिकली हीट वेव में आपका 5 to 7 डिग्री सेल्सियस का एक्सेस होता है हमेशा। अगर 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन्स में इफ कंसीडर्ड अ मैक्सिमम टेम्परेचर, तो 5 to 7 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज किया जाता है, फॉर एग्जांपल 47 डिग्री सेल्सियस, दैट शोज देयर इज अ हीट वेव सिचुएशन, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ लेंगे और यही सेम अप्लाई होता है इन द हिल्स। बस हिल्स में क्या है, 5 डिग्री कम होता है एवरेज मैक्सिमम, तो 5 डिग्री कम लगा लो, अगर वहां 40 है तो अंडरस्टूड है यहाँ 35 के आसपास होगा, तो उस 35 में 5-7 डिग्री एक्स्ट्रा कर लो, तो वो अंडरस्टूड है कि वो आपका हीट वेव की सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इतना आसान नहीं होता, 5 to 7 एक रेंज में रहता है चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा मेट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसने क्या बताया कि हाँ भाई 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन में, 30 फॉर हिल, तो हिल में 30 है, ठीक है। प्लीज करेक्ट योर सेल्फ, 35 नहीं 30 है, थोड़ा सा इसको करेक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और मैक्सिमम टेम्परेचर का आपका कहाँ जा रहा है, 5 to 6 डिग्री सेल्सियस, सीवियर लेवल पे 7 डिग्री सेल्सियस और मोर, ठीक है। तो एक रेंज है 5 to 7 डिग्री सेल्सियस का, राइट। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हिल्स की बात करेंगे तो 4 to 5 डिग्री सेल्सियस और 6 डिग्री सेल्सियस और मोर, इसमें भी लेवल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही है, ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। इसके इम्पैक्ट बहुत होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली भाई हीट वेव चल रहा है, सब लोग घर में रहें, पहली बात पानी वानी पीते रहें, ठीक है, अपने ठंडा वंडा खाते पीते रहें, दैट इज अ थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर इंडिया, ठीक है। इन जनरल भी इंडिया में तो बहुत होता है हीट वेव, और आपको पता भी होना चाहिए, मे बी शायद नहीं पता होगा, 2022, 2021, 2020 इन सभी ईयर्स में हीट वेव से बहुत लोग मरे हैं। There have been large number of deaths due to heat wave, particularly in the तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये सब रीजन्स बहुत ज्यादा हीट वेव के चपेट में रहे हैं, एंड दे हैव बीन रियली फेसिंग द ब्रंट ऑफ हीट वेव्स, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ डिजास्टर ही हो जाता है, देखो
क्योंकि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दिट इज अ काइंड ऑफ डिजास्टर बिकॉज लाइफ एंड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, हीट वेव में एक और चीज होती है कि टेम्परेचर बहुत हाई बढ़ने से आपका कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो आपको पसीना बहुत आएगा, पसीना बहुत आएगा तो काम करने का मन नहीं करेगा, आलस हो जाएगा, यू विल फील लॉस ऑफ एनर्जी। तो फिर उसके अंदर आप कभी भी एक अच्छी प्रोडक्टिव से काम नहीं कर पाओगे, एंड देर इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन जनरल ऑल्सो। ठीक है, तो हेल्थ इंपैक्ट तो है ही है, किडनी लिवर ब्रेन सब पे इंपैक्ट होता है, और कुछ सिम्टम्स लाइक क्रैम्प्स, एग्जॉस्शन, हीट स्ट्रोक, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्टिविटी आपकी डाउन हो जाती है, बहुत लोग मरते भी हैं और वर्क आवर्स भी कम हो जाते हैं। इवन 2023 में 3 to 5% ऑफ जीडीपी, कितना बड़ा लॉस देखो यहाँ पे हो रहा है। 3 to 5% ऑफ जीडीपी का लॉस हुआ ड्यू टू हीट वेव्स, विच इज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पर्टिकुलर इकोनॉमी, जो हमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। और इसके कुछ सॉल्यूशंस भी हैं आपको कैसे करना होगा, लेकिन इसका मेन सॉल्यूशन जो है वो है हीट एक्शन प्लान। हीट एक्शन प्लान जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें इनिशिएट किया और अलग अलग लेवल्स पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में शुरू किया गया था, और फिर इसमें सभी 23 स्टेट्स 140 सिटीज जहां ज्यादा इसका इम्पैक्ट है वहां पे अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें नेशनल प्रोग्राम ऑफ क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन हेल्थ, एनडीएमए, ये सब इसमें हेल्प कर रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें है, पब्लिक अवेयरनेस किया जा रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ग्रीनिंग एंड ऑल, कूल रूफिंग एटसेट्रा। भाई देखो, गर्मी बढ़ रही है तो सॉल्यूशन क्या है, पेड़ लगाना है बस। जितने ज्यादा पेड़ होंगे, ग्रीनिंग होगी, एफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ठंडक बढ़ेगी, टेम्परेचर डाउन होगा, कूलिंग होगा। ठीक है, अगर डिफॉरेस्टेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बिकॉज ट्रीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। इस बात को हमेशा याद रखना, यू कैन इवन राइट इन एग्जाम, क्योंकि ट्रीज के बगैर कुछ नहीं है। वी आर अ इकोसिस्टम, अगर इकोसिस्टम में ट्रीज खत्म हो जाएंगे तो एक दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ट्रीज को बचाना है, वी हैव टू डू एफॉरेस्टेशन एज मच एज पॉसिबल। बाकी आप पढ़ लेंगे, ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, दैट इज इट फॉर द डे। ओके शुभम, यस यू कैन आस्क। आपकी आवाज नहीं आ रही है शुभम। सॉरी सर सर, एक मेरा क्वेश्चन था, ये जो हम पीएसएलवी आज के टाइम पे जो है वो ये सैटेलाइट लॉन्चिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं सर, हम्म इसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि मतलब वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हम्म। तो सर आप मेरे को देखो, एग्जैक्टली बताओगे? एक्चुअली पीएसएलवी में क्रायोजेनिक इंजन नहीं यूज होता है। क्रायोजेनिक इज अ वेरी हैवी बेस इंजन। ठीक है, ये मेनली इज यूज्ड इन जीएसएलवी। ठीक है, पीएसएलवी का क्या होता है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इट इज ओनली फॉर द पोलर ऑर्बिट। ठीक है, बेसिकली नथिंग बट अ लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, लेकिन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए जीएसएलवी जाता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, which is a very very high height, which is a very upper layer, upper orbit. ठीक है, which is a geostationary orbit, जो कि होता है 36,000 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, बहुत ही ऊपर होता है, जबकि लो अर्थ ऑर्बिट इज मेनली अबाउट पॉसिबली 300-400 किलोमीटर, इससे ज्यादा ऊंचा नहीं होता है। ठीक है, इसकी रेंज कुछ होती है वो आप देख लेंगे। लेकिन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही सिर्फ क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है, विच इज वेरी हैवी heavy lift, and it is having higher capacity for the higher atmosphere. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर द डे। ठीक है, मुसर्रत, कोई क्वेश्चन है या आप सभी को समझ में आया जो हमने सेशन किया? हर्षदा, अनीता, प्रखर, पियाली, आकांक्षा, सादिका, दिव्या भारती, उज्ज्वला, उज्ज्वलिका, सुहानी, दिलशाद, दीपेन, पियाली। ओके ग्रेट पियाली, अमेजिंग, ऑल क्लियर। ठीक है, पूजा अमेजिंग, दीपेन ठीक है, श्रुति समझ में आ गया सबको। ओके ग्रेट, अमेजिंग, आकांक्षा ग्रेट। तो देखो यही है। अब मैंने आपको मान लो कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आपको ये पीडीएफ अपलोड हो गई, मिल गई। इस पीडीएफ को सिर्फ इतना ही नहीं कि क्लास करके छोड़ दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच श्रुति, थैंक यू वेरी मच। ओके, यस जैस्पर, आपसे क्वेश्चन लूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो भी मैंने बताया है वो चीजें आपने जरूर नोट किया होगा, और जरूर नोट करना भी है हर सेशन को। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है
कि जो भी पीडीएफ अपलोड की जा रही है, यू हैव टू गो एंड रीड इट एवरी डे। थोड़ा थोड़ा उसको करके डेली हाफ एन आवर सफिशिएंट होगा। आधे घंटा डेली पढ़ो, 15-16 पेज है मुश्किल से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपका एक माइंड में चीजें और क्लियर होंगी, बिकॉज मैंने पीडीएफ में बहुत सारी डिटेल्स डाला है, बहुत सारा बैकग्राउंड डाला है, बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट डाला है, विच आई एम नॉट मच ऑफ अ डिस्कस, ठीक है। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑब्वियसली खुद भी कुछ पढ़ोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें आपके लिए भी मैं छोड़ देता हूँ, ताकि आप खुद भी अपना कुछ दिमाग लगाओ, यू आर एबल टू गेट अवेयरनेस कि क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। ओके, पहले जैस्पर आप क्वेश्चन पूछो, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई एक प्रोजेक्ट बनवाना है किसी एक फॉरेस्ट में, तो सर उस फॉरेस्ट को मान लीजिए अगर स्टेट गवर्नमेंट को मतलब हटाना है या फिर उन फॉरेस्ट के पेड़ों को कटवाना है, तो जो प्रोजेक्ट का जो परमिशन है वो क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब ऑथराइजेशन कर सकते हैं क्या? देखो, अभी फॉरेस्ट का लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुका है आफ्टर द कमिंग ऑफ पेसा, ठीक है। इट इज अ पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल एक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर ट्राइबल एरिया, जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं, वहां पे पर्टिकुलरली देखो, फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे मेजरली ट्राइब्स रहती हैं। इन जनरल बता रहा हूँ, कॉमनली बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, मे बी एक बहुत ही रिमोट एरिया होता है इन जनरल, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं जहाँ फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। और सेम इज विद द नॉर्थ ईस्ट एंड अदर एरियाज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फॉरेस्ट के लिए कटिंग का जो परमिशन होता है, इट कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके अलावा भी सिर्फ परमिशन आने से नहीं होगा, लोकल गवर्नमेंट अगर कोई है, मे बी 6 शेड्यूल, 5th शेड्यूल, इसके अंतर्गत अगर कोई पर्टिकुलर एरियाज आते हैं, तो वहां पे भी कॉमन लोग, लोकल लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, पंचायत से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही कोई किसी तरह का फेलिंग ऑफ द फॉरेस्ट, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी परमिशंस हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें यही करती है। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं, वो भी यही करते हैं। दे कोलैबोरेट विद वेरियस ऑफिशियल्स, जो कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, और इसके साथ साथ दे कोलैबोरेट विद दी पर्टिकुलर पंचायत। तो उनके साथ वो कोलैबोरेट करके वो उस चीज को इंश्योर करवाते हैं कि इट इज कन्विंस्ड, दैट पीपल आर कन्विंस्ड कि यार ये उनके बेनिफिट में है, इट इज फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, ठीक है। ऐसे ही फॉरेस्ट को काटा नहीं जा सकता, इवन इफ इट इज गिवन टू दी पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर, तो उस केस में भी प्राइवेट सेक्टर्स को परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। एंड दे हैव टू गिव कॉम्पनसेशन एज वेल एज रिहेबिलिटेशन, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो कि 2013 का है, ठीक है, वो रिहेबिलिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्पनसेशन देता है, और इंश्योर करता है कि ये सब होने से पहले एक असेसमेंट भी हो, इकोलॉजिकल असेसमेंट भी हो, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी हो। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो इसमें वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो परमिशन बहुत सारे लेने पड़ेंगे मतलब काटना इतना आसान तो नहीं है। ओके, इसके बाद हर्षदा बताओ, आपका क्वेश्चन बताओ। सर पॉकेट वीटो और वीटो में क्या डिफरेंस है सर? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेट। देखो, अभी क्योंकि आपने अपनी चीजों को उतना स्टडी नहीं किया है, आप धीरे धीरे जैसे पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन जनरल वीटो क्या होता है? टू डू वीटो इज टू जस्ट इम्पोज योर डिसीजन, दैट इज कॉल्ड वीटो, ठीक है। किसी प्रकार का, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोई बिल है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एक इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। आप जब देखते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहाँ पे P5 मेंबर्स होते हैं, विच आर P5 परमानेंट 5, ठीक है, जिसमें मेजरली चाइना, यूएसए, यूके, ठीक है, और रशिया और फ्रांस, इस तरह के देश हैं इसमें, ठीक है। और वो क्या करते हैं? दे टेक डिसीजन फॉर द ग्लोबल सिक्योरिटी। लेकिन अगर कोई कंट्री कहता है कि हाँ कोई प्रपोजल लाया गया, एनी कंट्री अपोजेस, दैट कॉल्स अ वीटो, ठीक है, यानी कि उसने वो पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा इफ देर इज नो कंसेंसस, दैट इज कॉल्ड अ वीटो, ठीक है। एट द इंटरनेशनल लेवल बता रहा हूँ, वीटो एज ए वर्ड के बारे में बता रहा हूँ। अब आप बात करते हैं पॉकेट वीटो, विच इज नथिंग बट अ जोन ऑफ पावर या डोमेन ऑफ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, ठीक है। ये डेमोक्रेसी में पर्टिकुलरली देखने को मिलता है वीटो,
ठीक है, जैसे अमेरिकन डेमोक्रेसी में भी है और इंडियन डेमोक्रेसी में भी है। ठीक है, इंडिया में पॉकेट वीटो बेसिकली क्या होता है कि नथिंग बट अ काइंड ऑफ पॉकेट, ठीक है, जेब होती है, ठीक है, यानी कि कोई बिल आया, आप उस पर वीटो करते हो, यानी कि इम्पोज करते हो अपनी विल, इम्पोजिशन ऑफ विल। वीटो इज नथिंग बट इम्पोजिशन ऑफ योर ओन विल। ठीक है, डिस्क्रिशन, ठीक है, डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है कि ए काइंड ऑफ योर ओन डिसीजन, योर ओन वॉलंटरी डिसीजन। तो वो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि नहीं नहीं ये तो बिल आ गया, लेकिन भैया मैं तो इसको साइन नहीं करने वाला, ठीक है, एज ए गवर्नर। तो आप क्या करते हो, आप उस पर अपना एसेंट नहीं देते हो, ठीक है, लेकिन आप विड्रॉ भी नहीं करते हो, आप विद होल्ड भी नहीं करते हो, आप रिजेक्ट भी नहीं करते हो उसको। तो फिर वो पॉकेट वीटो में चला जाता है। दैट मीन्स कीपिंग इट पेंडिंग फॉर अननोन ड्यूरेशन, दैट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। ठीक है, अननोन ड्यूरेशन, वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, विदाउट एनी रीजन, दैट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। तो ये होता है आपका पॉकेट वीटो बेसिकली। ठीक है, सो ओके दिलशाद, अनाउंसमेंट में पीडीएफ अटैच कर देने से डाउनलोड हो जाता है, एंड सर स्टडी मटेरियल सेक्शन में सिर्फ ओपन हो रहा है, डाउनलोड नहीं। ओके दिलशाद, ग्रेट, ठीक है। ओके आकांक्षा, यू कैन गो, यू कैन ड्रॉप ऑफ। अच्छा, जिनको भी समझ में आ गया है, कोई क्वेश्चन नहीं है, दे कैन ऑल ड्रॉप ऑफ। ठीक है, क्योंकि क्लास ओवर हो चुकी है, नथिंग टू बी डिस्कस्ड राइट नाउ।